हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चाइना में होने वाले उन रिफॉर्म्स के बारे में जिन रिफॉर्म्स के बाद आज का जो मॉडर्न डेवलपमेंट है चाइना में उसका पैटर्न सेट हो गया एक तरीके से। ठीक है, सो ये आसानी से नहीं हुआ। इस वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में आपने जो देखा था वो था कल्चरल रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो में उसी कल्चरल रेवोल्यूशन की छाया दिखेगी आपको, और उसके बाद एक जो नया सेटअप, जो पैटर्न मैंने कहा वो सेट हो रहा है, वो दिखेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उस दौरान जब कल्चरल रेवोल्यूशन हो रहा था तो कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें थी जो डिमांड में थी। ठीक है, उसके कुछ और इंसिडेंट्स आपको, जैसे तियानमेन स्क्वायर वाली घटना आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा आज के वीडियो में कि तियानमेन स्क्वायर में बेसिकली क्या हुआ था और वो क्यों घटना हुई थी बेसिकली। ठीक है, सो रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978, जब माओ की डेथ हो रही है, माओ की डेथ के साथ ही बहुत बड़े लेवल पर बदलाव जो है वो वहां शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर दोनों चीजें थोड़ा सा पैरेलल चलने वाली, इस टॉपिक में थोड़ा सा पैरेलल चीजें चलने वाली, तो समझ लेना। मतलब 1978 के बाद की घटना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 1978 की घटना में जो कुछ इम्पैक्ट हैं, जो कुछ प्रभाव हैं, वो प्रभाव कल्चरल रेवोल्यूशन के भी हैं। तो बीच में एक आध ऐसा इंसिडेंस आएगा जब आपको लगेगा कि कल्चरल रेवोल्यूशन की बातें हो रही हैं, कल्चरल रेवोल्यूशन के प्रभाव की बात हो रही है, तो आप समझ जाइएगा कि जो सुधार हो रहे हैं, इन सुधारों का कुछ ना कुछ वहां से लेना देना है। तो बात शुरू करते हैं। देखो, शुरू ही हो रहा है। पहला जो सेंटेंस क्या कह रहा है कि कल्चरल रेवोल्यूशन जो है वॉज फॉलोड बाय अ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल मैनेवरिंग। बड़े लेवल पर पॉलिटिकल मैनेवर हो रहा था। देखो क्या है, अब गवर्नमेंट ओन्ड, देखो क्या है कि हर एक चीज, अब चूंकि आपकी बुक में पैराग्राफ वाइज चीजें बताई हुई हैं, और क्या है कि उन पैराग्राफ में कई बार पुरानी कहानी से लिंक करके आगे की कहानी को बताता है, और इवन उसी कहानी के दौरान पुरानी कहानी का कुछ जो है वो हिस्सा रेफरेंस के तौर पर भी आ जाता है, या फिर कोई ऐसी घटना आ जाती है जो पुरानी कहानी के टॉपिक में नहीं थी बट इस टॉपिक में है, क्योंकि ये टॉपिक उस कहानी से कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा है या उस इंसिडेंट से कुछ रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं जो पूरा वीडियो बता रहा हूँ ना, इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही चलने वाला है। चलो, तो मैं बता रहा था आपको गवर्नमेंट का मतलब है कि अब चाइना में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में बड़े अच्छा, माओ तो जो है वो अब बन गए चेयरमैन, बड़े लीडर हो गए, है ना, इन्हीं के इशारों पर देश चल रहा है। माओ के नीचे उनकी वाइफ और 4 लोग थे जिन्हें बिग 4 कहा जाता था। ठीक है, अब इनके नाम बड़े ऊटपटांग हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ABCD के तौर पर इनको कॉल कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो उनकी वाइफ लिंग के साथ में ये 4 लोग हैं, या 4 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जिन्हें गैंग ऑफ 4 कहा जाता था, जिन्हें गैंग ऑफ 4 कहा जाता था। ठीक है, इन्हीं से उस समय चाइना पूरा चल रहा था बेसिकली, आप मान के चलो। तो आपको पता है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, सारी चीजें सरकार नियंत्रित कर रही है। तो ऐसे में सरकार उन मंत्रियों का या अपनी पार्टी के लोगों का क्या कैरेक्टर भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी? नहीं। ठीक है, बिहेवियर कंट्रोल कर रही थी? नहीं। तो बड़े पैमाने पर करप्शन की भी एक्टिविटीज पार्टी में ऑलरेडी थी। कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान बड़े पैमाने पर राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अपनी पॉलिटिकल पावर का मिसयूज, कह सकते हैं मिसयूज ही है, क्योंकि अगर परिवर्तन की बयार चल रही है, परिवर्तन कुछ लोग सजेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप आइडियाज को एक्सेप्ट करो, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। उनको थोड़ा बहुत डाइल्यूट करके भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए इतने बड़े लेवल पर। लेकिन यहाँ माओ अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने को तैयार था। आइडियोलॉजी के अलावा या उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हुए आप कोई चीज़ बताएंगे तो चलेगा, लेकिन आपको मैंने कहा ना कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि आइडियोलॉजी जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोफेशनल नॉलेज। तो आप वो सोशलिस्ट बनो, अपने मन वचन कर्म से आपकी वो जो कम्युनिस्ट विचारधारा है ये आनी चाहिए, ये माओ का कुल मिला के कहना है। तो ये जो बड़े लेवल पर इस समय राजनीतिक मैनेवर हुए है ना, उठा पटक फेर बदल, है ना, तोड़ मरोड़ हुई, है ना, इसका बहुत बड़े लेवल पर फर्क पड़ेगा। आप देखोगे 1976 में माओ की डेथ होगी, 76-77 के आसपास माओ की डेथ होगी। ठीक है, और माओ की डेथ के बाद वहाँ एक पर्सन है जिनका नाम है डैंग। ठीक है, डैंग
वॉज द पर्सन हु विल गाइड द पार्टी, अगला पार्टी। हालांकि ये माओ के ज़माने में ही एक्टिव हो गया था, ध्यान रखिएगा। अभी चलिए अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि माओ की डेथ अभी नहीं हुई है। डैंग वॉज वेरी एक्टिव इन द पार्टी एट दैट टाइम एंड डैंग केप्ट पार्टी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखना, क्लियर है। तो इसने पार्टी में अपना नियंत्रण भी अच्छा खासा बनाया हुआ था, और पार्टी में नियंत्रण बनाने के साथ साथ में इसने जो सोशलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी के रिफॉर्म से, ध्यान रखो, समाजवादी इंक्लिनेशन के साथ साथ मार्केट, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था जो है, यानी बाजार में अब नियंत्रण ज़्यादा है, वो उस लेवल पर ना रहे। तो सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, समाजवादी मतलब इक्वालिटी के साथ साथ बाकी जो एक मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी हम ध्यान रखें, ठीक है। सो सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। 1978 में क्या हुआ कि इसी के अंडर में, डेन जियाओपिंग के अंडर में पार्टी ने 4 मॉडर्नाइजेशंस को इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि अब देखो कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान बड़े लेवल पर इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ थी वो भी डिक्लाइन में थी। तो अब वापस से चाइना को रिवाइव करना था और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वापस से क्या करना था, अपने उस ग्रोथ वाले ग्राफ की तरफ लेके जाना था। तो अब ये डेन के सामने ये सारी मुसीबतें, मतलब आप कह दो एक तरीके से चैलेंज है, तो उसने इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करने या मॉडर्नाइज करने के लिए 4 मॉडर्नाइजेशंस को एस्टैब्लिश किया, ध्यान रखिएगा। तो ये जो 4 मॉडर्नाइजेशंस कहलाते हैं, इन 4 मॉडर्नाइजेशंस को हम कहते हैं बेसिकली साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और डिफेंस, ध्यान रखिएगा। इन्हें हम 4 मॉडर्नाइजेशन के नाम से जानते हैं चाइना में, डेंग के ज़माने में 4 मॉडर्नाइजेशंस, यानी इन 4 चीज़ों पर मुख्यतः सरकार का केंद्रित रहेगा ध्यान, मेनली वो फोकस्ड रहेगा इन 4 चीज़ों पर, ठीक है। सरकार जो है उसका जो कार्यविधि है, उसका जो मैकेनिज्म है, या मैं कहूँ उसका जो एग्जीक्यूटिव मेथड है, उसका जो एग्जीक्यूशन है, वो इन 4 चीज़ों पर ध्यान रहेगा, करेगा। विज्ञान, ऑब्वियस सी बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिना आगे कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, और इसकी ग्रोथ कहाँ से शुरू होगी, एग्रीकल्चर से, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर को ओवरलुक कर दोगे तो वो फिर फार्मर और पीजेंट्स फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उनके सेक्टर में। और चौथी चीज़ था इसमें डिफेंस। डिफेंस भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। आर्मी के मॉडर्नाइजेशन, आर्मी के स्ट्रेंथनिंग में अच्छा खासा ध्यान देना शुरू किया। ये तो बात हो गई 4 चीज़ों की, लेकिन साथ साथ नए आइडियाज़ जो है, इन नए आइडियाज़ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्लियर है। डिबेट वॉज अलाउड, अगर आप कुछ नए आइडियाज़ लेके आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, चर्चा आप कर सकते हैं। डिबेट वॉज अलाउड एज लॉन्ग एज द पार्टी वॉज नॉट क्वेश्चन, जब तक पार्टी में किसी भी प्रकार की, आप उसकी पार्टी के नियंत्रण की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो पार्टी के कंट्रोल, पार्टी का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब तक आप पार्टी को क्वेश्चन नहीं करते हैं, वहाँ के लीडर को क्वेश्चन नहीं करते हैं, तब तक आप किसी भी तरीके के रिफॉर्म से, किसी भी तरीके के आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप पार्टी और पार्टी चेयरमैन और पार्टी के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। सो डिबेट एंड डिस्कशन वॉज अलाउड एज लॉन्ग एज द पार्टी वॉज नॉट क्वेश्चन, ठीक है। जब तक पार्टी में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है कि आपकी वजह से आपने कोई ऐसा आइडिया दिया जिस आइडिया की वजह से बाद में फिर पार्टी की छवि खराब होनी शुरू हो जा रही है, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर है। चलो, अब ये आइडियाज़ जो है, इन न्यू आइडियाज़ में और ये जो लिबरल आइडियाज़ हैं, इन लिबरल आइडियाज़ में आप देखोगे इस समय मई 4th, ये मई 4th आपको याद होगा जो चाइना में रेवोल्यूशन हुआ था बड़े पैमाने पर, ठीक है। ये मई 4th का जो रेवोल्यूशन है चाइना में, इसी की बात से चाइना में इंपीरियल डायनेस्टी हटी थी और उसके बाद फिर नेशनलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। नेशनलिस्ट पार्टी के फॉर्मेशन के बाद फिर जो सन यात्सन है और फिर चियांग काई शेक है, उसने पूरा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी। तो ये 4th में याद होगा आपको, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ द मई 4th मूवमेंट 60 ईयर्स अर्लियर, जो 60 साल पहले हुआ था, क्लियर है। इस समय उसके आप कैसे कह दें कि उसकी जो शताब्दी नहीं, उसका जो क्या कह सकते हैं उसको, जो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है ना, किसी भी आइडिया की कह दो या किसी भी इवेंट की एनिवर्सरी मनाई जाती है ना। किसी बर्थ एनिवर्सरी तो इंसान की मनाई जाती है आमतौर पर, इवेंट की एनिवर्सरी जो मनाते हैं ना, है ना। तो इवेंट की एनिवर्सरी, मई 4th इवेंट की एनिवर्सरी आई थी उसी समय, और मई 4th इवेंट की जो एनिवर्सरी थी उसमें
ये जो नए आइडियाज़ हैं, ये नए आइडियाज़ और एक्सप्लोड होना शुरू हुए, यानी कि उस एनिवर्सरी को प्लेटफॉर्म बना के चाइना में जो बड़े लेवल पर लिबरल थिंकर्स थे, ये लिबरल थिंकर्स चाइना में परिवर्तन की मांग करना शुरू करेंगे। क्लियर है? ये नया जो परिवर्तन हो रहा था, वो नया परिवर्तन, ये जो 4 मॉडर्नाइजेशंस अभी साइंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और डिफेंस, ये 4 जो मॉडर्नाइजेशन थे, इनमें परिवर्तन करने की मांग कर रहा था। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये 1978 के आसपास जो रिफॉर्म्स होने शुरू हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इन रिफॉर्म्स में अब कुछ और चीज़ें ऐड हो रही हैं। ठीक है? तो लगभग ये जो नए आइडियाज़ हैं, इनमें इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, यानी ये जो डिमांड कर रहे थे, ये डिमांड करने वाले लोग आगे बढ़े और इन्होंने क्या किया कि एक घटना हुई 5 दिसंबर 1978, 5 दिसंबर 1978 के आसपास बीजिंग जो राजधानी है चाइना की, बीजिंग में एक दीवार में एक पोस्टर लगाया गया। ठीक है? लगभग इस पोस्टर में, एक्चुअली पोस्टर क्या, पूरी रिपोर्ट और तमाम कागज़ चिपकाए गए, है ना, जिसे डेमोक्रेसी वॉल का नाम दिया गया था, जिस दीवार पर सब कुछ चिपकाया गया था। वो 67 पेज का एक पूरा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, जिसमें पार्टी में होने वाले करप्शन और पार्टी से रिलेटेड जितनी भी तमाम खराब चीज़ें थी, ठीक है, पार्टी जितने भी और उटपटांग काम कर रही थी, उन सबको एक्सपोज किया गया था। ध्यान रखिएगा। और अभी क्या कहा, अभी आप कहो कि कोई भी डिबेट डिस्कशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो उसके अगेंस्ट जस्ट होने लग गया यहाँ पे। मतलब अब ये जो एक परिवर्तन का माहौल चल रहा था डेंग के समय में, इसी परिवर्तन के माहौल में जब चाइना में वो ये सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा चाइना में लिबरल आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, इन लिबरल आइडियाज़ के दौरान जब एनिवर्सरी हो रही है मई 4 की, तो इस एनिवर्सरी को बेस बनाते हुए इन्होंने ये पोस्टर्स वहाँ पे लगाए। ठीक है? तो ये वॉल पोस्टर्स लगाए गए। ये वॉल पोस्टर्स जो है, इसमें एक और डिमांड करेंगे, मतलब वो 4 मॉडर्नाइजेशन जो थे, 4 मॉडर्नाइजेशन में एक और मॉडर्नाइजेशन जोड़ने की बात करेंगे, द 5th मॉडर्नाइजेशन। क्लियर है? सो दिस 5th मॉडर्नाइजेशन वाज डेमोक्रेसी। यानी उन्होंने ये कहा कि वो जो 4 चीज़ें आपने 4 मॉडर्नाइजेशन चाइना में इंप्लीमेंट करने की बात की है, वो 4 तो आप करिए, लेकिन 4 के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट था उसको आप भूल गए, उस 5th को भी ऐड करिए। सो दैट 5th मॉडर्नाइजेशन प्रोक्लेम्ड दैट विदाउट डेमोक्रेसी, उन्होंने डेमोक्रेसी शब्द को वहां पे जोड़ा, उन्होंने कहा दैट विदाउट डेमोक्रेसी द अदर मॉडर्नाइजेशंस वुड कम टू नथिंग। 4 चीजें ऐड कर दी थी डेंग ने। ठीक है? एग्रीकल्चर को ऐड कर दिया था, ठीक है, साइंस को ऐड कर दिया था, इंडस्ट्री को ऐड कर दिया था और डिफेंस को ऐड कर दिया था। ये 4 चीजें अभी आपने जस्ट पिछली वाली स्लाइड में देखी, तो पिछले अभी जस्ट कुछ मिनट पहले हमने जो समझा, उसमें इन्होंने कहा कि भाई 5th वाला भी ऐड करो, ये डेमोक्रेसी भी होना चाहिए, क्योंकि बिना डेमोक्रेसी के जो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 4 कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकते हैं। 4 कॉन्सेप्ट फेल हैं एक तरीके से। क्लियर है? सो द विदाउट डेमोक्रेसी द अदर मॉडर्नाइजेशंस वुड कम टू नथिंग। ये मायने के नहीं रह जाएंगे, डेमोक्रेसी आनी चाहिए यहाँ पे। तो चाइना में अब ये बड़े पैमाने पर परिवर्तन डेमोक्रेसी के लिए इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है? इट वेंट ऑन टू क्रिटिसाइज द CCP। इस ये जो क्या कह सकते हैं आप, इवेंट शुरू हुआ ना यहाँ पे, इस इवेंट ने बड़े पैमाने पर चाइना में इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, और इस क्रिटिसिज्म में इसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वो सारे काले कारनामे खोल के रख दिए जो उस समय हो रहे थे, कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी दावा भले कर रही है कम्युनिस्ट का या कम्युनिस्ट होने का, या कम्युनिस्ट का मतलब ही है कि समानता लाने का, लेकिन समानता क्या, गरीबी तो बड़े पैमाने पर है और पॉवर्टी की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है चाइना में। तो इन्होंने कहा कि यार फिर 60 साल हो गए और 60 सालों में सरकार के हाथ में एकदम सेंट्रलाइज पावर है, यूनिलेटरल पावर है, कोई उसको चैलेंज करने वाला नहीं। लेकिन इस दौरान बड़े पैमाने पर जो अपने सोशलिस्ट मैन का ख्वाब देखने वाले, सपना देखने वाले माओ जैसे लोग, ठीक है, उनके सक्सेसर्स कुछ नहीं कर पाए। अभी भी गरीबी जो है वो बड़े लेवल पर है, पॉवर्टी जो है बड़े लेवल पर है, पार्टी के अंदर बड़े लेवल पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की घटनाएं हो रही हैं। क्लियर है? ये सारे इवन साइटिंग केसेस ऑफ सच अब्यूज फ्रॉम विद इन द पार्टी, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। उस डेमोक्रेसी वॉल पर जो पर्चे चिपकाए गए थे, जो पेजेस चिपकाए गए थे, उन पेजेस में तमाम पूरा खाका लिखा हुआ था कि कहाँ पर किस तरीके से जो सेक्सुअल अब्यूजेस हो रहे थे उस जमाने में, वो सेक्सुअल अब्यूजेस भी जो है वो बड़े पैमाने पर दिखाए जाएंगे। क्लियर है? अब आप देखोगे इन्हीं डिमांड्स को लेके एक आगे जाके इवेंट हुआ। ठीक है?
इन डिमांड्स को तो शुरू में सप्रेस किया गया, ऑब्वियस सी बात है, सप्रेशन तो हो गए, ठीक है। लेकिन 1989 में, इन 1989 ऑन द 17th एनिवर्सरी, जब 17वीं एनिवर्सरी थी, ठीक है, 17th नहीं 70th एनिवर्सरी होनी चाहिए, ठीक है, 70वीं एनिवर्सरी होनी चाहिए, क्योंकि 60 साल तो लगभग अभी हो रहे थे, ठीक है। सो 70th एनिवर्सरी जो हो रही थी मे 4th मूवमेंट की। अब मे 4th मूवमेंट को एक सिंबॉलिक ऐसा इवेंट माना जाता था जिस दौरान चाइना में सबसे पहले सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था, क्योंकि चाइना में इंपीरियल जो रूल था, उस इंपीरियल रूल से चाइना बाहर निकल के डेमोक्रेसी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया था, डेमोक्रेसी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया था। तो वो 4th में मूवमेंट अपने आप में एक बहुत बड़े त्यौहार की तरह मान के चलिए, या 4th में मूवमेंट अपने आप में एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है, जो हमेशा परिवर्तन के लिए जाना जाता है चाइना में। तो मे 4th मूवमेंट की जो 70वीं एनिवर्सरी थी, उस 70वीं एनिवर्सरी के दौरान बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने चाइना में और बड़े लेवल पर डेमोक्रेटिक जो सेटअप्स हैं, ग्रेट ओपननेस, बड़े लेवल पर जो खुलापन है उसको लाने की बात की, और एंड एंड टू ऑसिफाइड डॉगमास। ऑसिफाइड डॉगमास का मतलब यहाँ पे ऑसिफिकेशन का मतलब साइंस में हम कहते हैं हड्डियों का मजबूत होना, ऑसिफाइड ये वर्ड जो आता है वहाँ पे, ठीक है। सो ऑसिफिकेशन का मतलब या ऑसिफाइड का मतलब हो गया जो रिजिड हो गई हैं चीज़ें, जो चीज़ें बहुत कठोर होती चली गई हैं ना, रिजिडिटी बढ़ गई है जिनमें। और डॉगमा का मतलब होता है थ्योरी। सो जो रिजिड थ्योरीज हैं पुरानी, उन रिजिड थ्योरीज को बंद किया जाए। ये जो कम्युनिस्ट का एक कवरिंग करके चोला ओढ़ के जो पॉलिटिकल ये एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है ना, और जो लोग हैं, कुछ लोग सेंट्रलाइज करके बैठ गए हैं पावर को अपने हाथ में, और सब उन्हीं के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, इसको बंद करना चाहिए, क्लियर है। इसी के दौरान 1989 में ही तियानमेन स्क्वायर में उस समय बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स जो थे, इन स्टूडेंट्स ने मूवमेंट कर दिया। बीजिंग का एक जगह है, एक चौराहा है जिसका नाम है तियानमेन स्क्वायर। आइए मैं ये घटना इतनी खतरनाक घटना थी जिसके बारे में दुनिया भर में क्रिटिसिज्म हुआ फिर आगे जाके, क्लियर है। और इस क्रिटिसिज्म को फिर मतलब चाइना को समय लगा इसको ओवरकम करने में, ठीक है। अभी भी जो है आए दिन उसके जब ये इंसिडेंट की बात आती है तो आए दिन उसकी न्यूज़ेस जो है वो दुनिया भर में फैलती हैं, क्योंकि चाइना ने बड़े पैमाने पर आर्म फोर्सेस को लगाया स्टूडेंट्स को किल करने में। 4000 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया था। मोर देन 4000 स्टूडेंट्स वर अरेस्टेड एट दैट टाइम, ठीक है। सो घटना है मई 1989 की, तियानमेन स्क्वायर की वो घटना थी। सो मई 1989 के आसपास क्या हुआ कि नियरली अ मिलियन चाइनीज़, लगभग मिलियन चाइनीज़, 10 लाख के आसपास चाइनीज़ लोग हैं, ज़्यादातर इसमें स्टूडेंट्स थे। इन्होंने बीजिंग के केंद्र में, बीजिंग के बीचों बीच जो है वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। और ये प्रोटेस्ट क्या था? फॉर ग्रेटर डेमोक्रेसी एंड कॉल फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में जो बड़े लीडर थे, खासकर वो 4 बिग 4, गैंग ऑफ 4 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, जो माओ के मतलब मेन मुख्य लोग थे। सो गैंग ऑफ 4, तो इनकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसी समय क्या हुआ था कि जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे झाओ एनलाई, उनकी भी डेथ हुई थी, ठीक है। और ये माना गया, स्टूडेंट्स का मानना था कि झाओ एनलाई की डेथ के पीछे भी किनका हाथ है? इन्हीं गैंग ऑफ 4 लोगों का हाथ है। सो जस्ट टू मार्क द प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन करने के लिए बड़े पैमाने पर वहाँ पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया चाइनीज़ स्टूडेंट्स के द्वारा कि ये इन लोगों को हटाया जाए, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को हटाया जाए, और इसके अलावा वहाँ पर बड़े पैमाने पर हमें डेमोक्रेटिक जो आइडियाज़ हैं इनको एंजॉय करने दिया जाए, इनको प्रैक्टिस करने दिया जाए। क्लियर है? चलो, फॉर नियरली 3 वीक्स, 3 हफ्तों तक प्रोटेस्टर्स केप्ट अप डेली विजिल्स, ठीक है, एंड मार्च एंड चैंटेड, स्लोगन्स तमाम चल रहे थे, इन कम्युनिस्टों को हटाया जाए, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को रिज़ाइन कराया जाए, ये सारी चीज़ें। ऑब्वियस सी बात है, जैसा एक प्रोटेस्ट चलता है वैसा प्रोटेस्ट अपने पूरे एनर्जी के साथ में वो लगाने की कोशिश कर रहे थे। चलो, अब इसी दौरान ये पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है, ये इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी। अब मीडिया को आप कितना रोकोगे, तो इंटरनेशनल मीडिया भी जो यहाँ पर पहुँच जाएगा। स्पेशली जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के पत्रकार थे वो तो ढूंढते रहते थे, क्योंकि कम्युनिस्ट देश था, तो वो तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की कमियों को, और इतने बड़े लेवल पर स्पेशली डेमोक्रेसी की डिमांड चल रही थी, तो वो तो सूंघ के चले आए, भाग के वहाँ से चले आए, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर जो ड्रामा चल रहा था उसको न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन्स में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था अमेरिका और यूरोप में, ठीक है। बाद में लगभग 3 हफ्ते जब हो गए, महीना भर गुजरने लग गया और लगा कि बात नहीं बनेगी,
तो क्या हुआ, ऑन जून 4, 1989, ठीक है, चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं, यानी जो PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की, रेड आर्मी जिसे आप कहते हैं, उनको ऑर्डर किया गया कि भैया आओ, और आर्मी और पुलिस दोनों को लगाया गया यहाँ पे, और बड़े पैमाने पर तियानमेन स्क्वायर में आप देखोगे टैंक तक लगाए गए इन लोगों को हटाने के लिए। मतलब आर्मी अपने फुल फ्लेज में आएगी तियानमेन स्क्वायर में और बड़े लेवल पर इन लोगों को मारा जाएगा। फायरिंग करवा दी गई इनके ऊपर, इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना सोचे समझे फायरिंग करवा दी गई, ठीक है, क्राउड के ऊपर। वो जो भीड़ थी, प्रोटेस्टर्स की, विरोधियों की जो भीड़ थी, विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की जो भीड़ थी, ठीक है, और इसमें हज़ारों लोगों की डेथ हुई, हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया गया। इसी को हम तियानमेन स्क्वायर की घटना के नाम से जानते हैं। क्लियर है? नाउ पोस्ट रिफॉर्म पीरियड हैज सीन द इमर्जेंस ऑफ डिबेट्स ऑन वेज टू डेवलप चाइना। ये घटना हो गई। अब वो घटना तो ठीक है 1989 की हो गई, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि जो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है यहाँ पे चाइना इस समय, डेमोक्रेसी की बात के साथ साथ वो जो 4 मॉडर्नाइजेशंस की बात हो रही है, ठीक है, और चाइना में लिबरलाइजेशन की बात हो रही है कि मतलब हम जो लिबरल आइडियाज़ हैं, इन लिबरल आइडियाज़ को हम आगे बढ़ाएं, साथ साथ अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी लेके आएँ, ठीक है। सो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब हम चाइना का डेवलपमेंट करें और कैसे करें। क्लियर है? इसमें जो डोमिनेंट व्यू रहा, सबसे महत्वपूर्ण व्यू रहा, ठीक है, वो ये था कि सपोर्टेड बाय द पार्टीज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहली चीज़ चाइना में जो अभी तक नहीं बदला, उसको कम्युनिस्ट पार्टी बदलना भी नहीं चाह रही थी। ठीक है, इवन माओ के ज़माने से ही चला आ रहा था, और माओ के सक्सेसर्स जो बीच में माओ के पार्टी के लोग भी जो परिवर्तनों की डिमांड करेंगे, वो भी पार्टी के ओवरऑल कंट्रोल को कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, सो इस नए, ये जो नया व्यू था कि चाइना का डेवलपमेंट अब कैसे होना चाहिए, इस नए डेवलपमेंट के व्यू में भी सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने यही रखी कि पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश रहना चाहिए। मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो विजन है, इस विजन में जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एटलीस्ट, मतलब होता है ना कि इंसान का शरीर और सोल, तो सोल जो है वो कम्युनिस्ट वाली होनी चाहिए। क्लियर है? सो पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश रहे। पॉलिटिकल कंट्रोल की वजह से हम सारी, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हों, चाहे वो कुछ और हो, सोशल पॉलिसीज़ हों, या मार्केट, साइंस, टेक, कुछ भी करना है वो सारा कुछ हम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल कंट्रोल इज़ द फर्स्ट थिंग, कि पॉलिटिकल कंट्रोल बना रहना चाहिए हमारा हर चीज़ के ऊपर। और यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है ना, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि हम मल्टी पार्टी सिस्टम लेके आ जाएँ और सबको अपनी बात रखने का अधिकार दे दें, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। चाइना में यही तो सिविल वॉर का कारण बन गया था। चलिए, सो पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक रूप से अब हम अपनी उस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को छोड़ दें। तो इकोनॉमिक फ्रंट पर इस आइडियोलॉजी को लिबरल कर दिया जा रहा है, डाइल्यूट कर दिया जा रहा है, ध्यान रखना। जबकि ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ही था शुरुआत में जब सोशलिज्म अराइज हो रहा है ना, तो सोशलिज्म से जब ये अराइज हो रहा है तब वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ही था, ध्यान रखिएगा। हालांकि वो सोसाइटी में इनइक्वालिटी की वजह से उत्पन्न हुआ था, लेकिन सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हो रही थी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबको इक्वल नहीं मिल रहा था, तभी तो ये आइडियोलॉजी बढ़ी। और जब इसमें पॉलिटिकल कंट्रोल, कंप्लीट ओनरशिप भी आ गई, तब वो कम्युनिस्ट का रूप ले चुका था। ठीक है, चलो तो इनको अब इसको डाइल्यूट करना था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड मार्केट, और साथ साथ गवर्नमेंट के कंट्रोल को डाइल्यूट करते हुए, लिबरल करते हुए, लिबरलाइज करते हुए अब दुनिया के मार्केट के साथ जुड़े, आदान प्रदान हो, ट्रेड रिलेशंस अच्छे बढ़ें। क्लियर है? क्रिटिक्स आर्ग्यू that increasing inequalities between social groups, between regions and between men and women are creating social tensions. ठीक है, जो आलोचक हैं इस समय चाइना में, उनका कहना है कि ये जो अंतर बन रहा था ना, ये जो असमानता बढ़ रही है चाइना में, ठीक है, अलग अलग, जबकि आप समानता स्थापित करने के उद्देश्य से आए थे, इक्वलिटी स्टैब्लिश करने के उद्देश्य से आए थे, उसके बावजूद भी चाइना में इतने बड़े लेवल पर इनइक्वालिटी बढ़ी, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, इवन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में, इवन मैन और वुमेन के बीच में जो इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, इन इनइक्वालिटीज से जो सोशल टेंशन क्रिएट हो रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्लियर है,
उसको हमें दूर करना चाहिए एंड क्वेश्चन दैट हैवी एम्फेसिस ऑन द मार्केट, ठीक है। और धीरे धीरे हमारा जो बाजार अर्थव्यवस्था है, इस बाजार अर्थव्यवस्था को अब प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो चाइना में ये बड़े लेवल पर जो परिवर्तन है, इन परिवर्तनों को अब 1978 के बाद इम्प्लीमेंट शुरू किया गया, मतलब किया जाना शुरू किया गया धीरे धीरे। अंत में आप देखेंगे देयर इज अ ग्रोइंग रिवाइवल, ठीक है, ऑफ अर्लियर सो कॉल्ड ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ कॉन्फ्यूशियनिज्म। सोसाइटी का भी ट्रांसफॉर्मेशन चला। सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए वहां पर कौन से आइडियाज, कॉन्फ्यूशियनिज्म के आइडियाज को प्रमोट किया गया, क्लियर है। और ये कहा गया कि चाइना जो है वो अब आधुनिक समाज के रूप में तब्दील होगा और अपने पुराने ट्रेडिशंस को भी कैरी करेगा, पुराने ट्रेडिशंस को कैरी करते हुए आधुनिक समाज की तरफ जाएगा, ठीक है, ना कि सीधा पश्चिम का एक ब्लाइंड फॉलो कर, अंधानुकरण कर ले, क्लियर है। मतलब हम अपने सोशल जो फैब्रिक है, हमारा जो सोशल एक स्टेटस है, ठीक है, इस सोशल स्टेटस को भी हम खत्म करेंगे, यहाँ पर इक्वलिटी भी लेके आएंगे। और इस इक्वलिटी के दौरान हमारी जो सोशल ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो पुरानी क्या कहते हैं इनको, परंपराएं हैं, ठीक है, ट्रेडिशंस जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को हम ऑब्वियस ही बात है चेंज करेंगे। नियो कॉन्फ्यूशनिज्म हमेशा देखो क्या है, क्योंकि चाइना में कॉन्फ्यूशियस धर्म सबसे गहराई में डीप रूटेड था, और कॉन्फ्यूशियस धर्म में वास्तविकता में क्या चीज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा सोशल इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा मटेरियल इन्वॉल्वमेंट की तरफ नहीं जा रहा था कॉन्फ्यूशियज्म। भाई ज़्यादातर धर्म क्या है, ज़्यादातर धर्म बातें तो यही करेंगे ना कि आपको ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, इस मटेरियल वर्ल्ड में कम एनग्रॉस होना है, आपको वर्ल्ड से बाहर, दुनियादारी से कम, दुनियादारी से बाहर निकलो। धर्म तो कुल मिला के आपको यही कहेगा। लेकिन अगर आप सही मायने में धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं, दुनियादारी को भी और अपने धर्म को भी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे बहुत डीपली मटेरियलाइज लोग हैं, वो तो धर्म को ऑब्वियस सी बात है फिर क्या करेंगे, धर्म को ही लिबरल कर लेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में प्योर तो है नहीं। और पॉलिटिक्स में आप जा रहे हो तो फिर ये पॉसिबल भी चीज़ नहीं है ना कि आप संत भी हैं और पॉलिटिक्स भी हो जाए आपसे। तो अभी क्या है, क्यों ना हम धर्म को अब इस लेवल पर करें कि वो धर्म मटेरियल डेवलपमेंट की तरफ लोगों को प्रोजेक्ट करे, बजाय इसके कि आप सिर्फ सुपरनेचुरल या मतलब दूसरे लोग की बातें करने में व्यस्त रहे। तो अभी इनका क्या कहना है कि कॉन्फ्यूशनिज्म में जो आइडियाज हैं, उन नए आइडियाज को, नियो कॉन्फ्यूशनिज्म को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करें और एक ऐसे चाइना का निर्माण करें जो एक आधुनिक समाज की तरह हो। इस आधुनिक समाज में चाइना दिखे हमेशा वेस्टर्नर्स की तरह, बट ट्रेडिशनली वो चाइनीज हो। कुल मिलाकर आप कहें कि वेस्टर्न आइडियाज़ को इम्बाइब करते हुए, वेस्टर्न आइडियाज़ को अपने अंदर प्रैक्टिस करते हुए भी हम चाइनीज़ बने रहें, अपनी परंपराओं को ख़त्म ना करें, जैसा कि जापान वगैरह करना चाह रहे थे ना। जापान में ये बात चल रही थी कि पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज हो जाओ। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक नए ही दौर की तरफ चाइना चल रहा है, ठीक है। और ये नया दौर का है किस चीज़ का है, नया दौर पूरी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुराने सोशलिस्ट आइडियाज से थोड़ा सा जुड़ते हुए एक नए दिशाधारा की तरफ लेकर जाएंगे। कैसे, पॉलिटिकल कंट्रोल वैसे ही रहेगा गवर्नमेंट का, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल के साथ साथ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और वर्ल्ड मार्केट के साथ इसको जोड़कर अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू करेगा चाइना। तो वही आज के डेट में आप देखो कितना आगे लेके जा रहा है चाइना को, ठीक है। पॉलिटिकल कंट्रोल का कुछ ना कुछ बेनिफिट चाइना को मिल रहा है। तो सारे वीडियोस आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर सबसे ईजी तरीका बता देता हूँ सर ना, www.magnetbrains.com सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इस तरीके से ये पेज दिखेगा, जिसमें ये नीचे आपको क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के सारे जो स्टडी मटेरियल हैं, वीडियोस हैं, प्रॉपरली दिख जाएंगे। मतलब जब आप किसी भी टैब को, किसी भी क्लास के टैब को क्लिक करोगे ना, तो वो फिर आगे एक्सपांड हो जाएगी इस तरीके से। जैसे क्लास 11th मैंने क्लिक किया, क्लास 11th की टैब को अब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट वाइज आपको फैकल्टी मेम्बर्स के साथ वो क्लास दिख जाएगी कि भाई क्लास 11th मैथ, क्लास 11th इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी जो भी है। अब इसे स्क्रॉल करोगे क्लास 11th आपको यहाँ पे हिस्ट्री भी दिख जाएगी, कुछ इस तरीके से टैब रहेगा। जब वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको फिर इस तरीके का पेज दिखेगा, जिसमें आप देखोगे चैप्टर वाइज वीडियोस प्रॉपरली है ना, हर टॉपिक के, सब टॉपिक के, थीम के सारे वीडियोस प्रॉपरली जो भी अपन ने बनाए हैं वो सारे हैं यहाँ पे। अब आपको बस क्या करना है कि जब उसको पे क्लिक करना, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे वीडियो इस तरह से प्ले होना शुरू हो जाएगा। और अब आपको करना क्या है, अब आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहना है।
थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ताइवान कहाँ है आपको पता है? मैप देख के आप बता सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में कहानी जो पूरी डिस्कस होने वाली है वो ताइवान की डिस्कस होने वाली है। तो ताइवान बेसिकली रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। ये वही रिपब्लिक ऑफ चाइना है जिसको चियांग काई शेक ने इस्टेब्लिश किया, या फिर मैं कह दूं कि नेशनलिस्ट पार्टी ने इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? चाइना के मेन लैंड में। और कई सालों तक, स्पेशली 1911 रेवोल्यूशन के बाद से 1949 तक, आप समझ रहे हैं, इतने लंबे सालों तक चाइना को गवर्न किया नेशनलिस्ट पार्टी ने। लेकिन सिविल वॉर के बाद 1949 में जब माओ जेडोंग जीत के निकला और उसने कम्युनिस्ट शासन स्थापित किया चाइना में, तो चियांग काई शेक को वहाँ से निकलना पड़ा। और चियांग काई शेक ने, ये देखो पास में ही, ठीक है, आप देखोगे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये है ताइवान। आई मीन सर्किल नहीं, बट सर्किल के अंदर एक छोटा सा कंट्री दिख रहा है ना, छोटा सा, दैट कंट्री इज एक्चुअली द ताइवान। ये है ताइवान। और आप कहते हैं एक्साइल्ड गवर्नमेंट ऑफ चाइना, चाइना की निर्वासित सरकार भी आप कह सकते हैं बेसिकली इसको। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं आज चियांग काई शेक के बारे में और ताइवान के बारे में। जब आपका सिविल वॉर खत्म हुआ 1949 में, सिविल वॉर के दौरान चियांग काई शेक वाज डिफीटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो कि माओ के लीडरशिप में वहां पर अपना कैंपेन शुरू कर चुकी थी। बड़े लेवल पर वो कैंपेन था, है ना। आधे ज़्यादा चाइना हालांकि नेशनलिस्ट के पास था, लेकिन फिर भी अब महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक जगहों पर आपके माओ जेडोंग के नियंत्रण थे, है ना। बीजिंग माओ जेडोंग के नियंत्रण में था और अब डिफीट हो ही गई थी बेसिकली। जहाँ जहाँ पर इनके बीच में, इनकी दोनों की आर्मी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, वहाँ की आर्मी में चियांग काई शेक, मतलब उनकी जो जनरल थे वो डिफीट हो चुके थे। तो अब क्या बचा? अब ऑप्शन बचा कि निकल लो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि उस समय अरेस्ट के लिए बात हो गई थी, है ना, चियांग काई शेक के, भैया इनको पकड़ो, बहुत हो गया। तो मौका देख के ठीक है, जब सीसीपी ने हरा दिया इनको, तो मौका देख के 1949 में ही जो चियांग काई शेक है, ही फ्लेड टू ताइवान। ताइवान निकल लिए, यहाँ पर आके अपने आप को सेफ इस्टेब्लिश कर लिया कि भैया जब भी मौका मिलेगा तो फिर देखा जाएगा, कुछ शुरू करेंगे। बट मौका मिला ही नहीं, फिर माओ ने मौका दिया ही नहीं इनको, ठीक है। विथ ओवर $300 मिलियन, $300 मिलियन अपने साथ लेके, और अपने साथ बड़े पैमाने पर जो अमूल्य वहाँ की कलाकृतियाँ, ट्रेजर्स, ठीक है, चाइना की जो पुराने आर्टिफैक्ट्स और जो भी बहुत पुरानी बहुमूल्य चीज़ें थी जो कि प्राइजलेस थी, है ना, वहाँ का आर्ट और कल्चर, वो सब लेके रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश कर दिया इन्होंने यहाँ पर ताइवान में। क्लियर है? और अब रिपब्लिक ऑफ चाइना का मतलब ये है, क्योंकि ताइवान जब सिविल वॉर कर रहा था, तो अमेरिका जैसे दोस्त ताइवान को ही सपोर्ट कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। इसलिए अभी कुछ सालों तक रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या कहलाएगा? ताइवान कहलाएगा। और ये जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, कम्युनिस्ट चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको कोई वैलिडिटी नहीं देगा कोई भी बड़ा देश। वो तो बाद में फिर माओ के प्रभाव में सारी चीज़ें फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ चले गई, और यहाँ बहुत डिप्लोमेटिक, ट्रेड रिलेटेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो ताइवान के साथ है। ताइवान अब धीरे धीरे इमर्ज होता रहता है कभी कभी, है ना। भारत भी अच्छे रिलेशंस बिल्डअप कर रहा है चाइना के अगेंस्ट, कई बार चाइना को मिर्ची लगवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, ताइवान हैड बीन अ जापानीज कॉलोनी। तो थोड़ा सा समझ लेना चाहिए ताइवान है क्या, था क्या, उसका छोटा सा एक बैकग्राउंड समझ लेना चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो ताइवान है, अब छोटा सा तो एरिया है, छोटा सा लैंड है, आप देखोगे, और यहीं पर है आपके जापान साहब, ठीक है। तो जापान ने कई सालों तक ताइवान को अपनी कॉलोनी बना रखा था, ठीक है। एंड सिंस द, कब से, स्पेशली सिंस द चाइनीज सीडेड, ठीक है, 1894 से 95 के बीच में जो फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर होगा, तो सीनो जापानीज वॉर के दौरान चाइनीज लोग मजबूरी में हारेंगे, मतलब हार जाएंगे, मजबूरी में नहीं हारता कोई, मतलब हार के मजबूरी में फिर समझौता करता है। हारने के बाद, डिफीट के बाद मजबूरी में इन्होंने अपनी मतलब ट्रीटी साइन करी और अपने इस एरिया को, अपनी इस टेरिटरी को किसको दे दिया? जापान को दे दिया। तब से जापान का यहाँ पे उपनिवेश स्थापित था, तब से जापान की यहाँ पे कॉलोनी स्थापित थी। लेकिन जापान के जो कल्चरल एनक्रोचमेंट, जापान के कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में
चूँकि यहाँ के जो ताइवानीज लोग थे, जो लोकल लोग थे, वो जापानी शासन को पसंद नहीं कर रहे थे। तो ये जब भी इनको मौका मिलता था तो इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर वो वॉइस रेस करते रहते थे और ताइवान को जापान के चंगुल से मुक्त कराने के लिए, जापान के क्लचेस से फ्री कराने के लिए, जापान के कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से फ्री कराने के लिए कैंपेन्स करते रहते थे। जैसे मैं 2 कैंपेन का नाम बता दूं आपको। कायरो डिक्लेरेशन हुआ था 1943 में, आपको याद होगा। अब चूंकि वर्ल्ड वॉर का इस अपने क्लास 11th की हिस्ट्री में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात नहीं हुई। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब आपका चल रहा था 1943 में, तो उस दौरान कायरो डिक्लेरेशन हुआ और इस कायरो डिक्लेरेशन में जो एलाइड फोर्सेस थी, ठीक है, जो एलाइड फोर्सेस थी, तो एलाइड फोर्सेस ने डिक्लेरेशन किया था जापान के अगेंस्ट वॉर करने का, कि भैया जापान के अगेंस्ट हम वॉर करेंगे और जापान को, मतलब उन सारी जगहों से जहां पर जापान ने अननेसेसरी ऑक्यूपेशन किया है, जापान ने जो कॉलोनी बना रखी है, इन कॉलोनीज से भी जापान को बाहर निकालेंगे और उन कॉलोनीज को फ्री करेंगे। तो ये कायरो डिक्लेरेशन में भी इन लोगों ने जो है ना अपना लॉबी है ना लगाया, जुगाड़ लगाया, वहाँ पहुँचे और अमेरिका वगैरह के साथ मिले भी कि भैया हमको भी बचाओ, जापान ने परेशान करके रखा ही हुआ है। तो कायरो डिक्लेरेशन में बहुत कुछ इनका इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था, है ना। ये प्लानिंग जो बन रही है उसमें जापान के अगेंस्ट में ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वैसे ही पोट्सडाम डिक्लेरेशन, ये तो फेमस डिक्लेरेशन है पोट्सडाम डिक्लेरेशन, जर्मनी में एक जगह है पोट्सडाम, वहाँ पर ये डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है। सो 1949 में जब आपका वॉर ख़त्म हो रहा था ना, अब जर्मनी तो बेचारा हालत ख़राब हो ही गई थी हिटलर की, और हालत क्या ख़राब हो गई थी, हिटलर तो निपट ही गया। तो उसी समय आपका ये डिक्लेरेशन हुआ क्योंकि जापान मान ही नहीं रहा था, जापान ने सरेंडर करने से मना कर दिया था, जापान रिफ्यूज टू सरेंडर। तो अब जब सरेंडर नहीं करना था इनको, तो इन्होंने कहा कि देखो वैसा भाई साहब ऐसा है, इस डिक्लेरेशन में एक एलाइड फोर्सेस ने ये घोषणा करी और जापान को मैसेज भेजा कि अगर आप नहीं करेंगे, देन इफ़ यू विल नॉट सरेंडर देन देयर विल बी अटर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब बहुत बड़े लेवल का विध्वंस, विनाश मचाएंगे हम जापान में। ये वो धमकी थी कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को अभी हम जो है वो मतलब वो तो हो चुका है, आपका हिरोशिमा नागासाकी तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जापान अभी सोच विचार रहा था कि डिक्लेरेशन सरेंडर करें नहीं करें। तो फिर ये धमकी भरा खत था कि देखिए अभी तो ठीक है, जो हमने किया वो किया, लेकिन अभी और इससे भी बड़े लेवल पर अटर डिस्ट्रक्शन होगा अगर आप नहीं करेंगे सरेंडर। फिर उसके बाद फॉलोइंग पोट्सडाम डिक्लेरेशन जापान जो है वो ये सिचुएशन आएगी कि जापान करेगा बेटा, ठीक है, मतलब सरेंडर करेगा भी। सो इन जगहों पर जापान ने ताइवान ने जापान को हटाने के लिए प्रयास लगाए भी। तो ये बेसिकली ताइवानी लोग जापान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर इनका शासन स्थापित था, लेकिन फिर भी ताइवानी लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इनकी सोवरेंटी में वो रूल नहीं करना चाहते थे, या इनकी सोवरेंटी वहाँ पे रहना नहीं चाहते थे। क्लियर है। चलिए, अब जब चियांग काई शेक साहब पहुँच गए वहाँ पे, चूँकि जापान की कॉलोनी था अब लेकिन आज़ाद था, तो ताइवान यहाँ पर आके चियांग काई शेक ताइवान आके यहाँ पे बस गए और यहाँ से उन्होंने अपना जो मिलिट्री कैंपेन है, यहाँ से अपना आप कह सकते हैं पॉलिटिकल कैंपेन है, या आगे की जो जीवन की यात्रा है वो शुरू करी। तो बड़े लेवल पर जो जीएमडी यानी गोमिदांग पार्टी है, केएमटी या जीएमडी कुछ भी कह दें, चियांग काई शेक के अंडर में यहाँ पर रिप्रेसिव मेजर्स, अब चूंकि बाहर से लोग आ रहे हैं ना, तो बड़े पैमाने पर पहले तो अपनी अथॉरिटी का एक्सर्ट करना है। अदरवाइज अगर आपकी अथॉरिटी एक्सर्ट नहीं होगी तो बड़े पैमाने पर आपके अगेंस्ट रिवॉल्ट हो सकते हैं। तो इसके पहले कि रिवॉल्ट जैसी सिचुएशन बने, आए हो तो आप समझा दो कि भाई कौन आया है। तो चियांग काई शेक वैसे भी हारा तो हुआ ही था, तो अब कुछ ना कुछ गुस्सा किसी के ऊपर तो उतार नहीं था, तो ताइवानी लोगों के ऊपर उतार दो। तो यहाँ पर बड़े लेवल पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना बोलो, उसके लिए आपको जो है वो आपके अगेंस्ट लॉज, या मैं कह दूं कि जो मेजर्स है वो पहले से इस्टेब्लिश कर दिए गए। बड़े लेवल पर रिप्रेसिव पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की गई, फ्री स्पीच डिनाई कर दी गई कि भाई कोई भी व्यक्ति बोलने का अधिकार नहीं रखता, राइट टू फ्री स्पीच नहीं है ना, अभिव्यक्त करने की आज़ादी नहीं है आपको, ठीक है, राइट टू स्पीच, फ्री स्पीच, पॉलिटिकल अपोजिशन भी नहीं कर सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। इसके अलावा लोकल पॉपुलेशन को जो गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट पावरफुल पोजीशंस हैं उनसे एक्सक्लूड कर दिया गया, क्योंकि अब देख रहे हो ये पूरी तरीके से मतलब ये था कि जो लोग लोकल हैं वो लोकल ही रहें, जो गवर्निंग क्लास आई है चाइना से वही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्या, सारे डिजिग्नेशंस पर बैठे ताकि जो पावर है वो हमारे पास बनी रहे, एटलीस्ट ताइवान से भाग के ना जाना पड़े, क्योंकि ताइवान से भाग के निकल के फिर कहाँ जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अभी एटलीस्ट अपने ही मतलब देखोगे मैप में तो चाइना के पास ही है, तो देख के ही थोड़ा सा मन में संतुष्टि हो सकती है कि यहीं रहते थे, हो गया है ना, फ्लैट ज़्यादा दूर नहीं है। सो दिस न्यू गवर्नमेंट अंडर द चियांग काई शेक स्टार्टेड रिप्रेसिव मेजर्स, बहुत रिप्रेसिव मेजर मतलब दमनकारी नीतियां जो है वो अपनाएगी, और बोलना, पॉलिटिकल पार्टीज फाउंड करना, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो अपोजिशन की पार्टी क्रिएट करना, ये सब कुछ जो है वो आपको फॉरबिड कर दिया गया। साथ साथ लोकल लोगों को रिक्रूट करना या लोकल लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर, पावरफुल पोजीशंस पर जो है वो ना लेके आना, ये सारे पॉलिसीज बनाई गई। क्लियर है। हालांकि वहां पर जाने के बाद अब चूंकि क्या था, गवर्नमेंट तो इन्हीं को चलाना था, तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी जब आप यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी करोगे, जब यहाँ पर आप रेवेन्यू लोगे तब ना, तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तो आप कितने भी बाहर के व्यक्ति हो लेकिन आपको यहीं से लेना पड़ेगा, तो उसके लिए काम करोगे। सो दे कैरिड आउट लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स किए, यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो फार्म साइजेस थे उन फार्म साइजेस को चेंज किया गया, है ना, इनइक्वालिटीज जो थी इनइक्वालिटीज को खत्म किया गया, और इन एग्रेरियन रिफॉर्म्स की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा वहाँ पे। क्लियर है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने में भी काम किया, क्योंकि आखिरकार सरकार चला रहे थे, चाइना की सरकार चला रहे थे इतने बड़े मेन लैंड की, तो छोटा सा ताइवान संभालने में क्या बड़ी बात है। वो तो दिन आते ही आते चुटकियों में ताइवान को इन्होंने इतना मॉडर्नाइज कर दिया कि 1973 तक जब चाइना बेचारा परेशान है ना, दुखी है, मर रहा है, और चाइना में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उस दौरान आप देखोगे कि ताइवान की जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है दैट वाज ओनली सेकंड टू द जापान इन एशिया। एशिया में जापान के बाद दूसरा सबसे इकोनॉमिक जो स्टेबलाइज कंट्री था वो ताइवान था। तो ये आप देख सकते हैं, दिस वाज द इफेक्ट ऑफ चियांग काई's गवर्नमेंट, चियांग काई शेक्स गवर्नमेंट। क्लियर है। इकोनॉमी को प्रमोट करने या इकोनॉमी को प्रॉस्पर करने के लिए चियांग काई शेक ने यहाँ पर व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। ठीक है। But what is important is that the gap between the rich and the poor has been steadily declining. क्लियर है। तो ये जो है ये एक अच्छी चीज़ थी, आप देखोगे। क्लियर है। ट्रेड को बढ़ावा तो दिया, लेकिन यहाँ पर समानता भी स्थापित हो रही थी, जो गैप था, ठीक है, वो कम हो रहा था। क्लियर है। गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर हैज़ बीन स्टेडली डिक्लाइनिंग। ठीक है। चलो, इवन मोर ड्रामेटिक हैज़ बीन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ताइवान इनटू अ डेमोक्रेसी। सबसे खास बात तो ये थी कि ताइवान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ भी आगे गया। जहां पर एक ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी, वो आगे जाके डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ। हालांकि ये बहुत लेट होगा, और स्पेशली जब आपके चियांग काई शेक की डेथ हो जाएगी उसके बाद हुआ। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे और जाके ये आप कह सकते हैं कि फुल फ्लेज्ड लेवल पर हो गया। अदरवाइज चियांग काई शेक के ज़माने में तो बहुत खतरनाक सिचुएशन थी, यहाँ पे इतने लेवल पर आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। उसके बाद चियांग काई शेक के पुत्र आए, ठीक है, उनको हालांकि कुछ विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। ठीक है। हालांकि बाद में फिर उन्हीं की वजह से डेमोक्रेटिक सेटअप भी यहाँ पे स्थापित हो गया। क्लियर है। तो चियांग काई शेक के बाद 1975 में आप देखोगे यहाँ पर बड़े लेवल पर मार्शल लॉ और वो सारी एक्टिविटीज़ जो चियांग काई शेक ने एस्टैब्लिश करके रखी थी उनको हटा दिया गया, और ऑपोजिशन पार्टीज़ को परमिट कर दिया गया कि भाई अब आप लीगली पार्टी बना सकते हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप इलेक्शन लड़ सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट भी तो अब इतने काम कर रही थी, वो जो लीडर वहाँ पर बैठे थे वो ऑलरेडी इस लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कर रहे थे कि वो फॉरेनर्स की तरह नहीं ट्रीट किए जा रहे थे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आगे जाके आप देखोगे 1987 के आसपास बड़े पैमाने पर ये जो बदलाव हो रहे हैं उन्हीं की वजह से ताइवान में इलेक्शन हुए, फर्स्ट फ्री इलेक्शन हुए, जिसमें प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग लोकल ताइवानीज टू द पावर, लोकल लोगों को, लोकल जो सिविलियन पीपल हैं ताइवान के, जो एथनिक पीपल हैं ताइवान के, इनको पॉलिटिक्स में अलाउ किया गया कि आप लोग आए, अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, रूल ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों का शासन। और इस डेमोक्रेटिक सेटअप में ताइवानीज़ भी इंटर हो रहे हैं, ताइवानीज़ को भी अलाउ किया जा रहा है, लोकल लोगों को भी अलाउ किया जा रहा है। ये सब उल्टा है ना, ताकि वो चाइना को दिखाया जा सके ना, है ना, चाइना को ललचाया जा सके। ललचाया क्या आप कह सकते हैं, चाइना को ललचाया नहीं, बट हाँ ये कह सकते हो कि चाइना को एक तरीके से आग लगाई जा सके ना, कि हम यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप कर रहे हैं बड़े लेवल पर, लेकिन देखो तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है अभी, है ना। और चाइना में आए दिन परिवर्तन की बयार तो वैसे मतलब हल्ला गुल्ला तो होता ही रहता है। वो बात अलग है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट इस चीज़ को सप्रेस करके रखती है। क्लियर है।
तो इस तरह से ताइवान, जो कि chiang kai-shek की गवर्नमेंट के साथ शुरू हुआ और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के साथ जिसका सफर शुरू हुआ, वो एक डेमोक्रेसी में तब्दील हो गया। मतलब छोटा सा देश जिसको आज के डेट में आप रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पर भी जान सकते हैं, हालांकि वो अपनी आइडेंटिटी रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पर ही रखता है और वो अभी भी उसका जो एक मोटिव है वो यही है कि चाइना के तौर पर मुझे पहचाना जाए। ठीक है, बहुत सारे देश डिप्लोमेटिकली जो है वो ट्रेड के बेसिस पर ही अपना रिलेशनशिप आज के डेट में ताइवान के साथ रखते हैं। कोई बहुत आप देखेंगे कि ऐसे गहरे लेवल, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी कंट्रीज का सपोर्ट है ताइवान को, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि अब कुछ बहुत है भी नहीं ना यहाँ, तो कोई बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिकल पावर होता, इकोनॉमिक और बहुत बड़े लेवल पर पावर होता या मिलिट्री पावर होता तो एक बार ठीक भी था। तो जिस लेवल पर हर देश को फायदा दिखता है उस लेवल पर ही वो दूसरे देश के साथ रिलेशन रखता है। ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है। कोई भी अननेसेसरी दयालु होकर आपके साथ रिलेशन थोड़ी रखेगा। तो आप देखोगे कई सालों तक वही जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड एम्बेसीज वर नॉट पॉसिबल। ठीक है, ताइवान में पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस और एम्बेसीज एस्टैब्लिश नहीं किए गए। क्लियर है, क्योंकि इसको ताइवान का पार्ट माना जाता, चाइना का पार्ट माना जाता था। ताइवान इज कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ चाइना। क्लियर है, और अभी भी ये जो रीयूनिफिकेशन का क्वेश्चन है, क्लियर है, वो बढ़ रहा है कि भैया क्यों ना ताइवान और चाइना को रीयूनिफाई कर दिया जाए। ठीक है, और जो ये गैप है कि ताइवान और चाइना अलग अलग हैं, क्लियर है, वो एक हो जाएं। हालांकि ये एक बहुत विवादास्पद बात है कि रीयूनिफिकेशन हो जाए, क्योंकि ताइवान अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, उसको बहुत सालों से अब असर्ट कर रहा है। कई साल हो गए, पहले चाइना का हिस्सा हुआ करता रहा होगा, लेकिन अब बाद में इंडिपेंडेंट रहा। जापान का भी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन फेस किया, फिर यहाँ पर आके वापस से चाइना की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई। तो अब उनका ये कहना है, चाइना का भी कभी कभार चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कई बार जब वो ये कहता है कि भाई मैं ओरिजिनल चाइना हूँ, तो आंखें भी दिखाता है कि तुम कैसे ओरिजिनल चाइना तो हम हैं। भाई मेन लैंड में पार्टी भले बदलती रहे, बट देश तो वही है। उसका कहना है वन चाइना पॉलिसी, चाइना एक ही है। क्लियर है। सो हालांकि इनके बीच में रिलेशंस इम्प्रूव हुए हैं, ठीक है, और ट्रेड रिलेशंस जो बने हैं वो भी इम्प्रूव हुए हैं काफ़ी हद तक। चाइना का इन्वेस्टमेंट भी है ताइवान में काफ़ी हद तक, ठीक है। इसके अलावा जो टूरिस्ट्स हैं वो भी आते जाते रहते हैं यहाँ पे, है ना। दोनों देश के नागरिकों के बीच में ट्रैवल भी काफ़ी हद तक अलाउ हो गया है। मतलब अब एक दूसरे को हॉस्टाइल या इंडिया पाकिस्तान की तरह ट्रीट नहीं करते। मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रैवल होता है, लेकिन फिर भी आपको पता ही है वो सिचुएशन कैसी है ना। जब बात हार्ट पे आती है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की या उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की, तो वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ियाँ हो ही जाती हैं। और एक जो एक मेंटालिटी बनी हुई है, कुछ ऐसा यहाँ पे भी मान के चलो आप, थोड़ा सा है, ठीक है। हालांकि चाइना जो है वो ताइवान को एक हद तक सेमी ऑटोनोमस जो स्टेटस है वो देने के पक्ष में है भी, लेकिन ये सेमी ऑटोनोमस स्टेटस वो तभी तक देने के पक्ष में है जब तक ताइवान अपनी जो आज़ादी है, फुल इंडिपेंडेंस है, या वो एक वन चाइना पॉलिसी जो है उसको कोई डेंजर पोज नहीं करता है। मतलब चाइना का ये है कि हम चाइना हैं, बस बात खत्म। और बाकी दूसरा जो रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हुई है उसको भूल जाइए आप। ताइवान इज़ द पार्ट ऑफ चाइना। हाँ, ऑटोनॉमी आप रखो पूरी तरीके से, इंटरनल अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स आप अपने लेवल पर डील कर सकते हो, इसमें मुझे कोई इशू नहीं है। इस लेवल पर मैं आपको इंडिपेंडेंस दे सकता हूँ। लेकिन जब आप ये बात करने लग जाओगे कि इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है चाइना को कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना की एक्साइल्ड गवर्नमेंट ही सही, बट थी तो वो मेन लैंड चाइना की गवर्नमेंट ना। चियांग काई शेक गवर्नमेंट चाइना की चला रहे थे उसके पहले। तो उसका ये कहना है कि ताइवान इज द पार्ट ऑफ चाइना, इंडिपेंडेंट होने की बात ही नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट देश ही नहीं है, चाइना का ही, चाइना की सरकार जाके वहाँ पे रूल कर रही है तब से। तो चाइना की सरकार रूल कर रही है, इसका मतलब चाइना का पार्ट है, और हम आके उस सरकार को भगाए थे, ठीक है। तो हम भले यहाँ पे रूल कर रहे हैं, बट वो है तो पार्ट हमारा ही इनडायरेक्टली एक तरीके से। सो ये था स्टोरी ऑफ ताइवान। ताइवान की स्टोरी इसलिए थी क्योंकि चियांग काई शेक वहाँ भाग के पहुँच गए, और तब से चाइना और ताइवान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना हुआ है। आज भी बहुत सारे देश जो है वो ताइवान का डिप्लोमेटिकल इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं, कई बार वो चाइना के अगेंस्ट में जब भी कुछ ऐसा डिप्लोमेटिकली प्रेशर बनाना हुआ, तो वो थोड़ा सा चाइना को इरिटेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ताइवान का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, आपके
सुविधा के लिए, इजी एक्सेस के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के सारे वीडियोस वेबसाइट पर यूट्यूब की तुलना में ज़्यादा ईजिली अरेंज्ड हैं, व्यवस्थित हैं, एक्सेसिबल हैं। तो आप वेबसाइट के थ्रू इनको एक्सेस करें। www.magnetbrains.com सर्च करेंगे, इस तरीके का एक पेज दिखेगा आपको, जिसमें आप देखेंगे कि सारी क्लासेस प्रॉपर जो क्लास 1 से लेके आप देखो रहे हो, किंडरगार्टन से लेके क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जो है वो प्रॉपर सारी चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पे जब भी कोई क्लास, जैसे क्लास 12, 11 जो भी है, जब क्लिक करोगे ना, जैसे क्लास 11 की बात करें, क्लास 11 क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक पेज दिख जाएगा आपको। जब ये पेज दिखेगा, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के साथ फैकल्टी मेंबर दिखेंगे, तो यहीं पर स्क्रॉल करोगे, क्लास 11 हिस्ट्री भी दिखेगा। वहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से एक पेज दिखेगा, जिसमें चैप्टर वाइज सारे वीडियोस, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सारे वीडियोस प्रॉपर ले रहे हैं। जिस भी आपको टॉपिक को वॉच करना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट, आप देखेंगे वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सबसे आसान तरीका है ताकि आप तक हम घर बैठे सारे वीडियोस पहुंचा सकें, नॉलेज को आप तक, आपके दरवाजे तक, आपके बेड तक इवन पहुंचा सकें, जहां जिस चेयर में आप बैठे हुए हैं, जिस डेस्क पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं, वहां तक पहुंचा सकें। आपके एफर्ट्स कम से कम हो और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। बस आपको क्या करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है और साथ में बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं कोरिया के बारे में, कोरियन पेनिनसुला के बारे में। तो कोरियन पेनिनसुला, जिसको आप नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के बारे में जानते हैं, 2 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। क्या कभी ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एक थे? क्या ये पूरा कोरियन पेनिनसुला एक था? हाँ जी, बिल्कुल एक था। और काफ़ी सालों तक ये एक डायनेस्टी के द्वारा रूल हुआ है, लेकिन बाद में फिर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने इसे बांट लिया और जब से बांटा तब से ये बटा ही हुआ है और इसके अब एक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आप कह दो ये कुछ ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए, लेकिन वो भी नहीं होगा। तो ये सिचुएशन कैसे अराइज हुई वो सब आज के वीडियो में समझते हैं। कोरियन पेनिनसुला आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो दुनिया का नक्शा देखोगे तो दुनिया के नक्शे में आप चाइना के मेन लैंड से लगा हुआ एक एरिया देख रहे हो, ये, ठीक है। तो चाइना के मेन लैंड से लगा हुआ एक एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है। यहाँ से बेसिकली कोरियन पेनिनसुला की शुरुआत होती है, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक है, जो चाइना से डायरेक्टली लगा हुआ है, ठीक है। और ये हो गया आपका साउथ कोरिया का हिस्सा, ये, ठीक है। सो शुरू करते हैं हम। आज जो बात कर रहे हैं आपके 11th क्लास की हिस्ट्री में मॉडर्न कोरिया के बारे में कहानी है, क्योंकि पुराने ज़माने में जानने से कोई मतलब नहीं है। वो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, मिडिवल कोरिया में जाने में कोई मतलब नहीं, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ना तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना दुनिया में नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। कोरिया के लोगों उससे मतलब होना चाहिए, आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। आपको भारत में बस ये देखना है कि कोरिया का जो मॉडर्न सिस्टम है वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ। तो जो बिगनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि जो आधुनिक कोरिया की कहानी की बात है, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं इसमें हम बात कर रहे हैं स्टोरी ऑफ मॉडर्न कोरिया, ठीक है। कोरिया के आधुनिक स्वरूप की कहानी, कोरिया के मॉडर्न फॉर्म की कहानी की हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो शुरू होती है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बाद से शुरू होती है, ठीक है। लेट 19th सेंचुरी से शुरू होती है। तो लेट 19th सेंचुरी में क्या पॉलिटिकल अपहीवल्स हुए, क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए कि हमारा जो कोरिया है ये नॉर्थ साउथ कोरिया में तब्दील हो गया, ठीक है। क्या क्या चेंजेस हुए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बस लिंक करूंगा, क्योंकि लेट 19th सेंचुरी की जो कहानी है इसकी थोड़ी सी जो रूट्स हैं वो जुड़ी हुई हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में चाइना जापान के। तभी तो आगे जाके जापान की कॉलोनी होने की वजह से इसको जो है सोवियत, रूस और अमेरिका ने आपस में बांट लिया, ठीक है। तो द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ कोरियन हिस्ट्री विच बिलोंग्स टू द मॉडर्न टाइम, जैसे भारत की बात करें ना, तो मॉडर्न टाइम पे अगर आप कह दो कि ब्रिटिशर्स के आने से या लेटर मुगल से मॉडर्न इंडिया की रफली बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसा है नहीं कि एग्जैक्टली कोई एक ईयर है जिस टाइम से ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है। ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा डिक्लेयर तो किया नहीं है कि ये दिन जो है 4 मई 1857 से, मतलब 4 मई को नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ मैं कि डेट किसी पर्टिकुलर की मई 1857 से मतलब जो कुछ भी इवेंट हुए हैं उसके बाद से आपका
मॉडर्न इंडिया लग जाता है। ऐसी मॉडर्न कोरिया की कहानी जो है ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ से शुरू होती है, लेकिन मॉडर्न जो कोरिया की कहानी है उसके जो हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं वो जोशियन डायनेस्टी से मिलते हैं। सो द जोशियन डायनेस्टी विच रूल्ड फ्रॉम 1592 टू 1910 अराउंड, ठीक है, 1592 से लेके 1910 के आसपास तक रूल करेगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये डायनेस्टी जो है जोशियन डायनेस्टी कैसे आएगी, ठीक है, यहाँ पर सो दिस डायनेस्टी एक्चुअली रूल्ड ओवर, इस पूरी डायनेस्टी ने, ये कैसे आई थी, इस डायनेस्टी का जो इसके पुराने वाली डायनेस्टी थी या वही या कुछ इस तरह से डायनेस्टी थी, उसको ओवरथ्रो करके यहाँ पर अपना स्थापित करेगी कब्जा, और उसके बाद अगले कई 500 सालों तक 600 सालों तक ये रूल करेगी। सो दिस डायनेस्टी, व्हाई आई एम स्टार्टिंग हियर, बिकॉज from this dynasty, because this dynasty was ruling the United Korean Peninsula for more than 500 years, ठीक है। सो ये जो वंश है, जोशियन वंश है, ये यूनाइटेड कोरिया, एक यूनिफाइड कोरिया, एट दैट टाइम देयर वाज नो नॉर्थ और साउथ कोरिया, तो पूरे एक यूनिफाइड कोरिया में रूल करता था, क्लियर है। इस दौरान यहाँ पर जोशियन डायनेस्टी, जो किंग जोशियन है, ही वॉज वेरी फेमस, लेकिन उसके बाद किंग जोशियन के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई, ध्यान रखिएगा, और डिस्प्यूट्स बिटवीन द प्रिंसेस करके शुरू होता है, यानी कि जो सक्सेसर्स थे, उत्तराधिकारी थे, उनके बीच में मतभेद की वजह से, उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कौन गद्दी पर बैठेगा उसको लेकर उनके बीच में संघर्ष होने शुरू हुआ। इस संघर्ष में काफ़ी दिनों तक वहाँ जो सेनापति था, कमांडर इन चीफ था, जनरल येई, उसने उन प्रिंसेस को एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में जब उसको लगा कि अब काम नहीं होगा, पपेट को भी हटाना पड़ेगा, तो जनरल येई ने उस जोशियन डायनेस्टी के जो पपेट्स हैं इनको ख़त्म किया, और इसके बाद खुद ताइजो नाम से गद्दी पर बैठा। सो यहाँ पे अब जोशियन डायनेस्टी के बाद ताइजो राजा का रूल स्थापित होता है। ताइजो वॉज बेसिकली द कमांडर और द जनरल ऑफ दीज जोशियन किंग्स, जोशियन डायनेस्टी के जो राजा हुआ करते थे, और इसके बाद जनरल यी और उसके सक्सेसर्स यहाँ पे रूल करना शुरू करेंगे। यहीं से इसी दौरान क्या था कि जोशियन कोरिया के ज़माने की जब मैं बात कर रहा था, तो उस दौरान चाइना में मिंग वंश का शासन हुआ करता था। तो जो मिंग वंश के राजा थे, इन्होंने इसको अपने ट्रिब्यूटरी के तौर पर वैधता या मान्यता दे रखी थी, ठीक है, वैलिडिटी जो थी इसकी वो चाइना की ट्रिब्यूटरी के तौर पर थी। हालांकि ऑटोनॉमी मिली हुई थी, जैसे एक कहानी है कि जो मिंग एक राजा होता है वो गोल्डन स्टैंप भेजता है, सील भेजता है यहाँ के राजा को कि भाई आप इस सील का इस्तेमाल करें और एक अपने डिसीजंस खोद लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिंग डायनेस्टी के ज़माने से ही चाइना जो है, मिंग चाइना के ज़माने से या चाइना में मिंग डायनेस्टी के ज़माने से ही जो कोरिया है दैट वाज यूनिफाइड रूल, और जोशियन जो डायनेस्टी है इसको भी वैलिडिटी दी हुई थी इन लोगों ने। अब उसके बाद जब ये आपका ताइजो बना राजा, तो ताइजो के ज़माने से थोड़ा सा कुछ समय तक तो इसने रूल किया, बाद में तो ताइजो के सक्सेसर्स थे। इस दौरान पहली बार यहाँ पे जापान का इन्वेजन हुआ, जापान ने अटैक किया, क्योंकि ये अब जापान अपराइज हो रहा था, जापान में बड़े लेवल पर परिवर्तन होते थे, जापान भी अपना कॉलोनियल एक्सपांशन कर रहा था, जापान में मॉडर्नाइजेशन चल रहा था, वो सब आपने पिछले वीडियोस में अच्छे से पढ़ लिया है। तो जापान अपने मॉडर्नाइजेशन के दौरान बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे चाइना का मंचूरिया इलाका भी हथियार लेगा, ठीक है, ताइवान के एरिया में भी रूल करेगा, इसके अलावा आपका कोरियन पेनिनसुला को भी पूरी तरह से ऑक्यूपाई करेगा। तो जापान ने यहाँ पर आके बड़े लेवल पर ऑक्यूपेशन कर लिया और बड़े लेवल पर मार काट मचाई, और पूरी तरीके से कोरिया का जो इतिहास है ना वही पलटने में आमादा हो गया वो पूरी तरीके से, कि कोरिया की हिस्ट्री, कोरिया का कल्चर, कोरिया के मतलब पूरा जापानाइज कर देंगे उसको, पूरा जापानीज कर देंगे, मतलब जापान ही बन जाए एक तरीके से, ऐसा उसने ऑक्यूपेशन शुरू कर दिया। लेकिन जापान का जब इन्वेजन था उसको चूंकि कोरियन लोग पसंद नहीं करते थे, कोरियन लोग बिल्कुल भी जापानीज लोगों को पसंद नहीं करते थे, तो इस दौरान यहाँ पर जब चाइना में वापस से एक बार सत्ता में परिवर्तन होगा और मिंग के बाद मंचू डायनेस्टी स्टैब्लिश होगी, वही मंचूरिया के लोग जिनको हम कह सकते हैं जो किंग डायनेस्टी है चाइना में, ठीक है। सो अभी जो मैंने जापान का इन्वेजन कहा, ये मॉडर्नाइजेशन के पहले की ही बात है थोड़ा सा, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन से इसको लिंक नहीं करना है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन तो बाद में होगा, अभी थोड़ा सा क्लियर है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने शायद अभी कहा था, है ना, तो मॉडर्नाइजेशन के पहले की बात है। मॉडर्नाइजेशन जब हो रहा होगा तब फिर से अटैक करेगा, अभी वापस से आएंगे उस पर हम। तो मंचू जो लोग हैं जिन्होंने चाइना में किंग डायनेस्टी स्थापित करी थी, इन लोगों ने
वापस से कोरियन लोगों की हेल्प से तख्ता पलट किया और जापानीज़ को यहाँ से भगाया। अब कोरिया एक बार फिर से चाइना के कब्जे में था, क्लियर है। लेकिन बाद में 19वीं सेंचुरी जब अब आपकी लगी, अब ये वो समय था, अब जापान बड़े लेवल पर कॉलोनियल एक्सपेंशन कर रहा था। मॉडर्नाइजेशन तो चाइना में कह रहा हूँ, जापान में लगभग मेजी रिस्टोरेशन से शुरू हो गया था, लेकिन एक्सपांशन जापान जो है उतने लेवल पर शुरुआत में नहीं करेगा। पहले तो वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे मेजी रिस्टोरेशन के दौरान, और जब उनकी इंटरनल कंडीशन बेटर हो जाएगी तब फिर जब उनको अपना वो नेशनलाइजेशन या नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो एग्रेसिव नेशनलिज्म जब जापान में इस्टेब्लिश हो रही थी उस दौरान फिर वो छोटे छोटे एरियाज़ को कॉलोनाइज़ करना शुरू करेंगे, कि ज़रूरत भी थी जापान की वो एरियाज़ कॉलोनाइज़ करना। तो अब 19वीं सेंचुरी के दौरान जापान और चाइना के बीच में यहाँ पर जो स्कर्मिशेस हैं, जो छुटपुट घटनाएं हैं वो होनी शुरू होंगी, या मैं कह दूं कि जो डिस्प्यूट है वो अब थोड़ा सा प्रबल हो गया, थोड़ा सा डोमिनेट हो गया, क्लियर है। तो जो उस समय मंचू डायनेस्टी है, या मैं कहूँ जो किंग डायनेस्टी है चाइना में, उसके एरियाज़ खासकर जो जापान के एडजेसेंट हैं, जापान से लगे हुए हैं, उन पर जापानीज़ अब अपनी पावर को असर्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि उन एरियाज़ को कॉलोनाइज करना था। यहाँ पर वापस से एक बार कोरियन मिट्टी में, कोरियन ज़मीन में जापानीज़ और चाइनीज़ के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा, वॉर शुरू हो जाएगी, और फाइनली इन बैटल्स में जापान इमर्ज होके निकलेगा। तो जो पहला सीनो जापानीज़ वॉर है, फर्स्ट चाइना जापान युद्ध है, सीनो जापान वॉर है, इस जापान में जापान जो है वो इमर्ज होके निकलेगा, जापान जीत के आएगा। जापान की जीत के साथ ही यहाँ पर कोरियन एम्पायर की शुरुआत होती है। कोरियन एम्पायर का क्या है, तो जापान जैसे ही जीता, जापान जब विक्टोरियस होकर निकला, तो इसने जो एक्चुअल यहाँ की जो नेटिव रूलिंग डायनेस्टी थी, ठीक है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो जो राजशाही है, जो यहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम है, दैट वाज अपरूटेड बाय द जापान, और इसको कॉलोनी का नाम देके थोड़ा सा अच्छा नाम देते हुए कोरियन एम्पायर बताया। सो फ्रॉम 1897 टू 1910 आप देखोगे क्या रहेगा, ये कोरियन एम्पायर के तौर पर इस्टेब्लिश रहेगा, ठीक है, कोरियन एम्पायर के तौर पर ये इस्टेब्लिश रहेगा। और इसी दौरान आप देखोगे कि कोरिया में बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइजेशन की गतिविधियां होंगी। जापान जो मॉडर्नाइजेशन जापानीज सॉइल में कर रहा था, वही मॉडर्नाइजेशन अब चूंकि कॉलोनी के तौर पर इस्टेब्लिश करना था इसको, तो कोरिया पूरी तरीके से जापानीज कॉलोनी, और जापान सारे एडवांसमेंट अब कोरिया में स्थापित करेगा। तो कोरियन एम्पायर का मतलब है जापानीज ऑक्यूपेशन वाला कोरिया, जिसको जापान ने एक नया नाम दिया, कोरियन एम्पायर, क्लियर है। कोरियन एम्पायर मतलब इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ जापान, जापानीज एम्पायर का ही एक एक्सटेंशन है कोरियन एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े लेवल पर मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, मॉडर्नाइजेशन के रिफॉर्म्स हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की गतिविधियां होना शुरू हो गई, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। उसके गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर में बड़े लेवल पर चेंज किए यहाँ पर, ठीक है। चाइना में अपने डिप्लोमेटिक इसमें कोरिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम सारी चीज़ें जो है उनको रेगुलेट करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे परिवर्तन करने शुरू कर दिए कोरिया में, क्लियर है। कोरियन सोसाइटी जो है उसको पूरी तरीके से बदला। मैंने कहा ना, कोरिया का इतिहास ही परिवर्तित करना शुरू कर देगा पूरी तरीके से। ऐसी कॉलोनी जिस कॉलोनी का अपना कुछ एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, अपनी कुछ आइडेंटिटी नहीं रहेगा, यानी अब कोरिया जो है वो जापान के एक शैडो बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो जापानीज ही हो जाएंगे पूरा। इस तरीके का कॉलोनाइजेशन यहाँ पे शुरू होगा, क्लियर है। इन 1910 में जो जाशॉन डायनेस्टी, यानी जो पुरानी डायनेस्टी थी जिसको रिस्टोर किया गया था यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और ट्रीटी के थ्रू एक ट्रीटी हुई, जिस ट्रीटी में जो जापान के एम्परर हैं, इन्होंने कोरियन एम्परर को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ओवरथ्रो कर दिया, हटा दिया गद्दी से, क्लियर है। एक्चुअली रीज़न ये था कि 1910 के आसपास वापस से जो लास्ट जोशियन डायनेस्टी का वहाँ पे नाम मात्र का रूलर था, ये चाइना के साथ मिलके वापस से जापानीज़ अथॉरिटी को एक बार वहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। यानी ये सिचुएशन आप कह सकते हैं कि अपने आप को एक बार इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जापानीज़ लोगों को पसंद नहीं कर रहे थे कोरियन। तो उनका ये एक अटैम्प्ट था कि भाई हम यहाँ पे अगर
पॉसिबल हो सकता है तो चाइना की हेल्प से आज़ाद हो जाएं। तो वो उसकी वजह से वो एक पनिशमेंट के तौर पर मान सकते हैं कि चूंकि वहाँ के एम्परर ने ये हिमाकत करी, ये एक मतलब बदतमीज़ी ही है ना, कि एम्परर, जापानीज़ एम्परर को चैलेंज ही है एक तरीके से। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, इनको हटाओ पूरी तरीके से। सो जैशोन डायनेस्टी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई। तो कोरियन एम्पायर जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया एक तरीके से। क्लियर है। सो इसको नाम दिया गया जापान कोरिया एनेक्सेशन ट्रीटी ऑफ 1910। एनेक्सेशन ट्रीटी क्या, अब ट्रीटी इसमें कुछ नहीं है, ये एनेक्सेशन है कंप्लीटली, जिसमें कोरियन एम्परर ने सीधे सीधे दस्तखत कर दी कि भैया आज से जापान का पूरी तरह से हिस्सा है कोरिया। क्लियर है। मतलब पहले भी हिस्सा ही था, बट पहले क्या था, द कोरियन एम्परर वाज नॉमिनल, पपेट की तरह जापान के अथॉरिटीज़ के बीच में रूल करता था। ज़्यादातर डिसीजंस जापानीज अथॉरिटी लेंगी, लेकिन नाम मात्र के लिए कोरियन लोगों को दिखाने के लिए कोरियन एम्परर है वहाँ पे। लेकिन इस बदमाशी के बाद में कोरियन एम्परर भी नहीं रहा, कोरियन एम्परर को भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, मतलब इंसान तो रहेगा लेकिन उसकी सत्ता बिल्कुल नहीं रहेगी, और जापान को पूरी तरह से अब कोरिया जो है वो जापान को, या कहो जापान जो है वो पूरी तरह से कोरिया का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करेगा। ठीक है, चलिए। हालांकि वापस से जैसा मैंने कहा, इसके बाद से और गुस्सा हो गया कोरियन लोगों के बीच में, इसके बाद और गुस्सा हो गया कि भैया हमारा कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी, ट्रेडिशन तो बदल ही रहे हो, लेकिन साथ साथ हमारे राजा को भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया आपने। क्लियर है। और इन्होंने बड़े लेवल पर वहाँ पर प्रोटेस्ट एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। क्लियर। और जापान में जितने आप समझ रहे हो कि जितने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट फेस करेगा जापान का गवर्नमेंट, उतने बड़े लेवल पर सेपरेशन करेगा। बस ये वो ज़माना था जिस ज़माने में अपनी सत्ता को, अपने कॉलोनियल अथॉरिटी को एक्सर्ट करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए पावर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जापान भी वही कर रहा है जो ब्रिटिशर्स इंडिया में कर रहे थे। ठीक है, जो बाकी जगह पर कॉलोनीज़ में वहाँ के कॉलोनियल पावर कर रहे थे। तो जापान ने भी यहाँ पर बड़े लेवल पर उनका सेपरेशन किया, उनके कल्चर का सेपरेशन, वहाँ पे बड़े लेवल पर जो लोग लीडर्स इनके अगेंस्ट जा रहे थे उनका असैसिनेशन, उनकी हत्याएं करवानी शुरू कर दी। क्लियर है। यहाँ से कोरिया इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट करना शुरू करेगा, या मैं कहूँ कोरिया अपनी आज़ादी के लिए प्रयास करना शुरू करेगा। और आपने देखा ना, वो जब भी वीडियो की शुरुआत में मैंने पोट्सडाम डिक्लेरेशन और कायरो डिक्लेरेशन की बात करी, ठीक है, जहाँ पर जापान की सत्ता को हटाने, कमज़ोर करने और उसकी कॉलोनीज़ को ख़त्म करने की बात की गई थी, तो ये लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने लग गए। ठीक है ना, इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट अपनी स्थापित करी, कहाँ, कोरिया के बाहर, ध्यान रखिएगा। और विदेशी जो लोग हैं, विदेशी जो फॉरेन लीडर्स हैं, इन फॉरेन लीडर्स को डेलीगेशन वगैरह सेंड करना शुरू किया। तो जो पोट्सडाम डिक्लेरेशन और कायरो जो डिक्लेरेशन वगैरह की बात कर रहा था ना मैं, ये उसी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ बताना था, वहाँ पर मैंने इसको ज़्यादा खोला नहीं, ज़्यादा डिटेल नहीं किया। तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे पोट्सडाम डिक्लेरेशन है, कायरो डिक्लेरेशन है, इनका इस्तेमाल इन जो आप कह सकते हैं वहाँ से भागे हुए, वहाँ से बचे हुए जो लोग हैं, जो कोरिया के इंडिपेंडेंस के लिए बाहर से एफर्ट्स कर रहे हैं, ये लोग इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में फॉरेन लीडर्स को डेलीगेशन भेजेंगे कि जहाँ जहाँ भी इनको लगेगा कि भैया एक्सिस पावर्स के लिए एलाइड पावर्स जो है वो कुछ नया करने जा रहे हैं, वहीं पर ही अपना भी एक क्लॉज लगा देंगे। क्लॉज का मतलब है अपनी बात, अपनी रिक्वेस्ट रख देंगे कि देखिए साहब, हम लोग भी मारे और सताए लोग हैं, हमारी जगह पर कब्जा किए बैठे हैं जापानीज, उनको हटाइए। पोट्सडाम डिक्लेरेशन में बात ही आपके कायरो डिक्लेरेशन में बात ही हो गई है कि भाई जापान के अगेंस्ट हम वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, और जापान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करके जापान को उन सारी कॉलोनी से बाहर निकालेंगे जहाँ पर जापान ने अननेसेसरी इलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है। क्लियर है। तो आप देखेंगे, है ना, ये अभी पोट्सडाम डिक्लेरेशन, कायरो और याल्टा, इन सभी जगहों पर जहाँ जहाँ पर भी उस समय बड़े लेवल पर इंटरनेशनल डिक्लेरेशन हुए थे, वहाँ पर ये लॉबी लगाना, वहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट को, वहाँ पर अपनी बातों को रखना और पॉलिसीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैन्यूवर करना, वो कोशिश करना शुरू कर दिया इन्होंने। क्लियर है। अब आपको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, जापान में हिरोशिमा नागासाकी का आतंक आया, यानी कि हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बम गिराया 6 अगस्त और 9 अगस्त को, और इसी अगस्त के महीने में। और उसके बाद जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, तो जापान के डिफीट के साथ ही कोरिया में लगभग वो जो सालों का 35 ईयर्स का जो
कंप्लीट एब्सोल्यूट रूल था, कॉलोनियल रूल था, वो खत्म हुआ। क्लियर है। लेकिन जापान के कॉलोनियल रूल के खत्म होने के साथ ही नई बहस शुरू हो गई कोरिया में। कोरियन पेनिनसुला लिबरेट तो हुआ, ध्यान रखिएगा, लेकिन कोरियन पेनिनसुला के लिबरेशन के साथ साथ देखो आज़ादी मिलती नहीं है। ग्रीडी क्या बाकी लोग ऐसे ही पागल थे क्या? बाकी लोग पागल नहीं है। बाकी लोग तो कहेंगे कि भैया ऐसा है कि वो और इसको और टुकड़ों में बांट लो, ठीक है ना। वो तो ठीक है, अब जितने भी विश्व युद्ध लड़े गए हैं वो सब क्या है, महत्वाकांक्षाओं का ही युद्ध था, इसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने अननेसेसरी हवा दे दी, कुछ लोगों ने अननेसेसरी एफर्ट कर दिए, तो दूसरों को फिर बचाना पड़ा अपने आप को, वो भी ठीक है। सो लिबरेशन जैसे ही मिला, कोरिया के लिबरेट होने के साथ ही कोरिया का बंटवारा हो गया। कोरिया में बीच से एक लाइन खींच दी गई जिसे हम 38 पैरेलल कहते हैं, ठीक है। और इस 38 पैरेलल के ऊपर जो का हिस्सा है वो चाइनीज़ मेनलैंड से लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और चाइनीज़ मेनलैंड से लगा हुआ है जिसकी वजह से सोवियत रूस ने इसको ले लिया अपने पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रचार कर सकता था आसानी के साथ। और 38 पैरेलल के साउथ की तरफ जो हिस्सा था दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसको यूनाइटेड नेशन के बिहाफ पे ऑक्यूपाई किया, लेकिन वो कहने के लिए, ठीक है, एक्चुअल ऑक्यूपेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही है वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो साउथ की तरफ का जो हिस्सा है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मैनेज करना शुरू कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्लियर है। ये एक टेम्परेरी डिवीजन था 38th पैरेलल कि भाई अब हमारे दुश्मन का हमने खात्मा तो कर दिया। जापान एक बहुत बड़े फोर्स के तौर पर, बहुत बड़ी पावर के तौर पर इमर्ज हुआ था, आपको ही पता, नाक में दम कर ली थी इसने एलाइड फोर्सेस के, है ना। अब वो तो सरेंडर भी नहीं करता हिरोशिमा, वो तो है ना, उस समय उनका क्या नाम है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना है उस समय, है ना, ट्रूमैन थे, कौन थे, सो उनका कहना है कि भाई भाग्य ने हमारा साथ दिया और करोड़ों अरबों डॉलर जो हमने खर्च किए वो प्रूफ हो गए, बम हमारा फट गया। अदरवाइज अगर नहीं सक्सेसफुल होता, हमारा जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, हमारा जो एटॉमिक बम का प्रोजेक्ट था, सक्सेसफुल नहीं होता तो बड़ा मुश्किल था जापान को, इतना जल्दी तो नहीं हरा सकते थे ये, ठीक है। और मुश्किलें अभी इनको फेस करनी ही पड़ती। और उधर यूरोप में ब्रिटेन वगैरह वैसे ही तबाह हो रहे थे, ठीक है। तो आप मान के चलो कि एक है ना, भाग्य ने ही साथ दे दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि भाई दुश्मन को तो हमने, जापान को तो हमने निपटा दिया, अब इसकी कॉलोनीज का क्या करें। तो दो सुपर पावर थे उस समय, यूरोप तो अब साइड में चला गया, अभी पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने यूरोप देखा था, और अब यूरोप को साइड लाइन कर दिया अमेरिका और सोवियत रूस ने। तो ये दो बड़े पावर ब्लॉक उभर के आ चुके थे, कोल्ड वॉर की कंडीशन भी धीरे धीरे शुरू हो रही ना अभी यहीं से। तो इन्होंने उस कोरिया का बंटवारा कर लिया और कोरिया को दो हिस्सों बांट दिया, और वो टेम्परेरी डिवीजन जो है वो परमानेंट हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देखोगे कि वहां पर अलग अलग गवर्नमेंट स्टैब्लिश होंगी, ठीक है। नॉर्थ में अलग गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी जिसको सोवियत बैकअप करेगा, साउथ कोरिया में अलग गवर्नमेंट होगी, है ना, 1948 में, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैकअप करेगा। क्लियर। तो इस तरीके से जो आपका जो कोरियन पेनिनसुला है वो अमेरिकन और सोवियत के हाथ में चला गया, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का एग्जिस्टेंस आ गया। आगे अब हम देखते हैं कोरिया में कैसे डेमोक्रेसी जो है वो एस्टैब्लिश होगी, वो अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। आपके सारे वीडियोस जो है मैग्नेट ब्रेन्स के, वो आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। बहुत आसानी से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से। यूट्यूब पे भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट द ईजिएस्ट वे इज टू एक्सेस थ्रू द मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। सो जस्ट विजिट www.magnetbrains.com विजिट करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे इस तरह से आपको एक पेज दिखेगा, जिस पेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लास 1 से लेके, किंडरगार्टन से लेके 1 से लेके आपको क्लास 12 तक के स्टडी मटेरियल का सारा पैकेज जो है प्रॉपरली अवेलेबल है। जस्ट आप जिस भी क्लास का आपको मटेरियल एक्सेस करना है आप जस्ट क्लिक करें, जिस भी क्लास का वीडियो एक्सेस करना है जस्ट क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे उसको तो आप देखेंगे इस तरह का एक पेज निकलेगा जिसमें सारे क्लास के साथ, सब्जेक्ट के साथ फैकल्टी मेंबर दिखेंगे। इसी को जब स्क्रॉल करोगे ना, तो स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको 11th क्लास की हिस्ट्री दिख जाएगी कुछ इस तरह से। वहाँ पे जब क्लिक करोगे तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं चैप्टर वाइज वीडियोस जो है प्रॉपरली लिखे हुए हैं, मतलब सिलेबस के साथ में, चैप्टर के साथ में, टॉपिक के साथ में, सब टॉपिक के साथ में प्रॉपर वीडियोस को हमने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। जिस भी वीडियो को वॉच करना है जस्ट उस वीडियो को आप क्लिक करिए, प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक हमारा एफर्ट है ताकि आप घर बैठे अपने सारे नॉलेज को अपने डेस्क तक, अपने टेबल तक आसानी से प्राप्त कर लें। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को
सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और इन वीडियोस को साथ साथ शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी ही तरह जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो एफर्ट कर रहे हैं क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए, उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें। और साथ ही बने रहना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंद्र विक्रम, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और इस वीडियो में डिस्कशन मैं आपसे करने वाला हूँ पोस्ट वॉर नेशन, यानी इसके पहले आपने कोरिया की सिचुएशन समझ ली। ये वीडियो उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, यानी उसके जस्ट बाद वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहा है। तो इसके पहले आपने क्या चर्चा किया कि कैसे जो कोरिया है, जो यूनिफाइड कोरिया है, दैट वाज डिवाइडेड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड सोवियत सोवरेन रशिया। ठीक है, सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में डिवाइड हो गया। 38th पैरेलल वाज द डिवाइडिंग लाइन। अब उसके बाद कैसे कोरिया का डेवलपमेंट शुरू हुआ, क्योंकि कोरियन इकोनॉमी काफ़ी कुछ सेटल्ड हो जाएगी। ऑब्वियस बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान यूटिलाइज करेगा कोरियन रिसोर्सेज को भी, है ना, क्योंकि कॉलोनी थी जापान की कोरिया। तो अब पोस्ट वॉर नेशन के कहानी को आप समझेंगे कि कैसे युद्ध के बाद कोरिया का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो in June 1950, around in June 1950 there was a Korean war. ठीक है, Korean war, why? Because this was the time when Cold War was started. ठीक है, Cold War was started already, और Cold War start था जिसकी वजह से आप देखेंगे कि it was actually the ideological war. ठीक है, ये ऑफलाइन वॉर कम होके, ऑफलाइन का मतलब है बैटलफील्ड में लड़ी जाने वाली लड़ाई ना होके, ये एक आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इवेंट होंगे जब आर्मी और आर्म फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट हैं और बैटल भी लड़ रहे हैं। बट अमेरिका और सोवियत रूस, दे वर नॉट ओपनली फाइटिंग इन द पब्लिक डोमेन कि भाई हम लोग फाइट कर रहे हैं। ठीक है ना, दे वर फाइटिंग इन डिफरेंट एरियाज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ऑन द नेम ऑफ सपोर्टिंग दोज कंट्रीज, कि भाई मैं उस कंट्री को सपोर्ट कर रहा हूँ या उस कंट्री को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे, बट दे वर एक्चुअली फाइटिंग विथ ईच अदर्स आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी और जो कैपिटलिस्ट वाली या विचारधारा की लड़ाई, या आप कहते हैं वर्चस्व की लड़ाई, डोमिनेंस की लड़ाई, अपने आप को सुपर पावर के तौर पर एस्टेब्लिश करने का जो लड़ाई है। तो इसी के दौरान कोरिया में भी यही पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई, क्योंकि कोरिया का जो नॉर्दर्न पोर्शन है ना, इट वाज रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिस्ट चाइना एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट एंड स्प्रेड देयर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, तो वहाँ पे डिक्टेटर इस्टेब्लिश हो गया, किम जोंग उनके जो पूर्वज हुआ करते थे। ठीक है, ये बेसिकली नॉर्दर्न कोरिया के पोर्शन को दे स्टार्टेड रूलिंग ऑन द मॉडल्स ऑफ कम्युनिस्ट फिलोसफी, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, एंड द सदर्न पोर्शन ऑफ द कोरिया, इट वाज रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स लेड यूनाइटेड नेशन फोर्सेस। अमेरिका यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के चेहरे को लगाकर अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहा था। क्लियर है? सो 1949 में इनका पार्टीशन हो गया, इनका डिवाइडेशन हो गया 38 पैरेलल लाइन से, और अगले कुछ सालों तक इनके बीच में युद्ध चलेगी, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो इट वाज दिस वॉर एक्चुअली डेवलप्ड इन अ प्रॉक्सी वॉर ऑफ द कोल्ड वॉर। जैसा मैंने कहा, शीत युद्ध का एक छाया बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ कोल्ड वॉर नहीं डिस्कस करना है, यहाँ पे सिर्फ हमको कोरिया के युद्ध के बाद की सिचुएशन को, इसलिए मैं यहाँ पे कोल्ड वॉर को इतना डिटेल नहीं करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे मुझे क्या बताना है कि बेसिकली युद्ध के बाद क्या सिचुएशन हुई, यहाँ पर किस तरह से वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को वापस एस्टैब्लिश किया गया। क्लियर है? वो बेसिकली, हाँ, उसको रिलेट करने के लिए थोड़ा सा इसके पहले की जो स्टोरी है उसको तो मैं हर वीडियो में जैसा कवर करता हूँ कि एक बैकग्राउंड जो है वो मैं बता देता हूँ आपको कि ये चीज़ें कहाँ से पहले कैसे थी और बाद में फिर कैसे होनी शुरू हो गई। तो आपको मैंने पिछले वीडियो से यहाँ पे लिंक किया हुआ है कि कोरिया जो है वो एक यूनिफाइड किंगडम था, उसके पहले जापान ने इसको जब एनेक्स किया उसके पहले, ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुकी हैं। इसकी एक क्विक समरी है यहाँ पे, क्विक रिकैपिचुलेशन है यहाँ पे कि कोरिया वॉज अ यूनिफाइड किंगडम, एक यूनिफाइड किंगडम था शताब्दियों पहले। ठीक है, और जापान ने उसका एनेक्सेशन किया बाद में, स्पेशली जब रूसो जापानीज वॉर के बाद जब रशिया को हरा दिया जापान ने, सोवियत रूस को हरा दिया, तो कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया, और फिर तो वो पैसिफिक एरिया में अपनी जो सोवरेंटी है उसको इस्टेब्लिश करना या अपना कहें वर्चस्व स्थापित करने के चक्कर में रहेगा, बहुत सारे एरिया को कॉलोनाइज करेगा। उसी एफर्ट में इसने
कोरिया को भी पूरी तरीके से कोरियन एम्पायर में बदल दिया। ये पूरा आपने पिछले वीडियो में देख लिया। 1910 में कोरियन एम्पायर में कोरिया बदल गया और फिर 1945 तक कोरिया डायरेक्टली 35 ईयर तक कोरिया रूल होगा जापान के द्वारा, डायरेक्टली कोरिया कॉलोनी बन गया जापान की, ठीक है। बाद में जैसे ही जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अलाइड फोर्सेस को सरेंडर किया तो फिर यहाँ पर वही सिचुएशन आई कि भाई अब जापान की कॉलोनी को भी हम कैसे बांटें, तो अमेरिका और सोवियत रूस ने कोरियन पेनिनसुला को डिवाइड कर लिया 38th पैरेलल के बीच में से, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और सदर्न कोरिया में से। क्लियर। अब युद्ध की स्थिति आ गई इनके बीच में। जब युद्ध की स्थिति आ गई, युद्ध इन्होंने लड़ना शुरू किया, ठीक है, तो दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को सपोर्ट करना, मतलब दोनों कंट्रीज का मतलब है सोवियत रूस जो है वो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करना शुरू करेगा, नॉर्दर्न पोर्शन को, और अमेरिका जो है वो सदर्न पोर्शन को सपोर्ट करना शुरू करेगा। दोनों के बीच में वॉर हुई जिसमें हज़ारों लोग मरेंगे, ठीक है, बड़े लेवल पर इकोनॉमिक जो भी डिवास्टेशन है वो हुआ। और अब यहाँ से बात शुरू होगी रिकंस्ट्रक्शन की। सो 1953 में इनके बीच में युद्ध विराम संधि हुई। युद्ध विराम संधि, कोई ऐसा ट्रीटी और कोई ऐसा प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन साइन नहीं, मतलब कोई ऐसी एक्सक्लूसिव ट्रीटी नहीं हुई कि अब क्या करेंगे। हाँ, युद्ध विराम करने की बात जरूर हो गई कि भाई युद्ध नहीं करेंगे, बैटल नहीं लड़ेंगे, दैट वाज कॉल्ड आर्म्सटाइज ट्रीटी, ठीक है ना, संघर्ष विराम युद्ध एक तरीके से कि भाई अब हम अपना बैटल जो है यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। सो आर्म्सटाइज ट्रीटी यहाँ पे साइन हुई और ट्रीटी तो साइन हो गई लेकिन 38th पैरेलल का रेजोल्यूशन नहीं हुआ, वो मैटर सॉल्व नहीं हुआ। 38th पैरेलल जो है वो इंटैक्ट रहेगा और कोरिया का डिवीजन जो है वो भी इंटैक्ट रहेगा। सो कोरिया रिमेन डिवाइडेड। क्लियर है। और जो इकोनॉमिक डैमेज हुआ वॉर की वजह से वो अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे, ठीक है। कोरिया की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई। क्लियर है। मैसिव लॉस, ठीक है। और जो कुछ भी फ्री मार्केट, मतलब कहने का कि कोरिया में जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो फ्री मार्केट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाद में हुए, जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट साउथ कोरिया में, स्पेशली नॉर्थ कोरिया में तो अभी भी नहीं हुआ, लेकिन जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट साउथ कोरिया में हुए और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई वो बहुत डिले हो गई। अदरवाइज साउथ कोरिया में इसके पहले से और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो सकती थी, क्योंकि वो 2-3 साल शुरुआत की और फिर उनसे उभरने में अगले कुछ कई साल लगना। क्लियर है। क्योंकि उसके बाद इंस्टेबिलिटी का टाइम पीरियड, एक तो आपने 3 साल युद्ध के बिता दिए और 1 साल युद्ध का, ठीक है, आपको 10 साल पीछे लेके चला जाता है वैसे भी, क्योंकि आपने वो सारे रिसोर्सेज जो है वो जो आप लगा सकते थे अपने डेवलपमेंट में, वो सारे रिसोर्सेज कोई और लगा के चला गया, मतलब कोई वेस्ट करके चला गया युद्ध में, है ना। तो अब आप पहले तो उनकी रिकवरी करोगे और इसके बाद फिर जब सरप्लस होगा तो उसको और आगे लेके जाओगे, तो कुल मिला के सालों का डेवलपमेंट आपका पीछे चला गया। तो यहाँ भी वही सिचुएशन हुआ। युद्ध की वजह से वस्तुओं के दाम जो है, प्राइजेस देवर राइजिंग, बहुत उच्च यानी ऊंचाई की तरफ जाने लगे, प्राइजेस राइज होने लगे, है ना। महंगाई अच्छे खासे लेवल पर थी। क्यों? क्योंकि नेशनल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू था नहीं, बड़े लेवल पर रेवेन्यू की इनकम थी नहीं, और जो कुछ भी था वो खर्च अब लग रहा था कि देश को बचाया जाए, तो नेशनल एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। ऐसे सिचुएशन में अब कोरिया को थोड़ा बहुत अमेरिका से ऑब्वियस सी बात है हेल्प तो मिल ही रही थी, ठीक है, वो काम करना शुरू करेंगी, क्योंकि अभी पूरा रिकंस्ट्रक्शन करना है ना। वो सारी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ जो कॉलोनियल पीरियड वगैरह में जापान ने एस्टैब्लिश की थी उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया इन लोगों ने। सोवियत रूस और अमेरिका ने मिलकर सब तबाह कर दिया कुल मिला के। मतलब पहले पूरे जो कॉलोनी बनी थी उस पूरे कॉलोनी का सत्यानाश करो और उसके बाद उसका रिकंस्ट्रक्शन करो। क्लियर। तो अब जब ये सारा सिस्टम फेल हो गया, ऐसे सिस्टम में अमेरिका को, या मैं कहूं कोरिया को, अमेरिका के ऊपर मदद के लिए रिलाय करना पड़ा कि भैया हमारी हेल्प करो। क्लियर है ना। मदद के लिए रिलाय होना पड़ा कि भाई हमारी मदद करो, और अदरवाइज आपकी मदद के बिना तो हम ख़त्म हो जाएंगे, भाई हमारा डेवलपमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टार्टेड इंटरफेयरिंग, मीन्स स्टार्टेड रिलीजिंग द पैकेजेस, इकोनॉमिक पैकेजेस टू कोरिया, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया का पोर्शन जो है उसको अमेरिका ने एक तरीके से गोद ही ले लिया। आप कह रहे हैं गोद क्या लेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, बाद में रिटर्न भी तो लेगा, कर्ज दे रहा है अभी, ऐसा तो है नहीं कि कोई वो एक है ना डोनेशन नहीं है, वो दान नहीं है कि ठीक है आप फ्री ऑफ कॉस्ट पे ले लीजिए और बिल्कुल हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये एक तरीके से अपना वही बनाना है कि अपना मार्केट बेस क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर वहाँ सिंगमैन री, दिस वॉज द पर्सन हु गॉट इलेक्टेड 1948 में। ये पर्सन जो है वहाँ पर पहले से, अब हम थोड़े से कहानी को पीछे लेके जा रहे हैं, बैकफुट पे, बैकग्राउंड पे चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा कि ये सेंटेंस अचानक से, अभी हम रिकंस्ट्रक्शन पे जा रहे थे, 1953 में युद्ध खत्म हो गया, अचानक से पीछे चले गए, ठीक है। तो अभी तो मैंने ये सिचुएशन बताई कि इस सिचुएशन के बाद रिकंस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन में कुछ लोग थे जो पहले से थे, ये अपना काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बात करनी है। तो उस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में जो काम शुरू होगा 1948-49 के आसपास से शुरू होगा, जब जापान कॉलोनी से एक आप कह दें कि एक गोद लेने वाली स्थिति में जा रहा था अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में, तो वहाँ से उसका पूरा सिस्टम शुरू कर रहे हैं। सो सिंगमैन री जो है वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो लीडर है 1948 के दौर पे, इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू करी। साउथ कोरिया की पूरी कहानी मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉर्थ कोरिया की कहानी का कोई खास जिक्र नहीं है, नॉर्थ कोरिया को बहुत ज़्यादा हमको यहाँ तवज्जो नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। पोस्ट वॉर नेशन में पूरा साउथ कोरिया के ऊपर फोकस है। सो सिगमंड री बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर के तौर पर उभरे और उनके टेन्योर में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू भी हुआ और बहुत अच्छे सफल लीडर के तौर पर रहे, बहुत सक्सेसफुल लीडर रहे, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन अननेसेसरी एक्सटेंड करा। हालांकि शुरुआत में कुछ इसमें कोई बुराई नहीं थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके लीडरशिप में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस थी वो अच्छी खासी इंप्लीमेंट हो रही थी। डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जो थी वो अच्छी खासी इंप्लीमेंट हो रही थी और इकोनॉमिक जो बूस्ट है वो कंट्री को मिल रहा था। तो इकोनॉमिक बूस्ट कंट्री को मिल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप रूल करो। तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को रूल करने के लिए, जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें बिना बताए इलीगली इन्होंने कुछ परिवर्तन किए और वो परिवर्तन इनको अलाउ करते थे कि वो आने वाले समय में अनडिस्प्यूटेड रूल कर लें। तो इन्होंने चोरी छुप के संविधान में संशोधन कर लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर लिए और अपने पीरियड को इन्होंने 2 बार एक्सटेंड कर लिया। क्लियर है? लेकिन धीरे धीरे ऑब्वियस ही बात है, पावर लीड्स टू करप्शन। जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ जाती है वैसे वैसे फिर दिमाग भी खराब होना शुरुआत में भले आप कितने भी आइडियोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके चलने वाले लोग हों, लेकिन बाद में शक्ति आपका दिमाग खराब कर ही देती है। तो यही इनके साथ भी हुआ। अप्रैल 1960 के आसपास क्या होना शुरू हुआ, मतलब अप्रैल 1960 में तो इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले की बात बता रहा हूँ मैं कि करप्शन बड़े लेवल पर पार्टी में स्टैब्लिश हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टैग्नेंट हुई, जिसकी वजह से 1960 में एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ। अप्रैल 1960 में, ये अप्रैल का मूवमेंट था इसीलिए इसे जाना गया अप्रैल रेवोल्यूशन के नाम से। अप्रैल 1960 में रेवोल्यूशन शुरू हुआ जिसे हम अप्रैल 1960 या अप्रैल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसे अप्रैल रेवोल्यूशन के थ्रू री की जो गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया गया। री को फोर्सली रिज़ाइन करने पर मजबूर किया गया, मतलब कि आप फोर्सफुल रिज़ाइन करो ही करो। क्लियर है? इस क्रांति के बाद जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जिनको बहुत बड़े लेवल पर री एडमिनिस्ट्रेशन में सप्रेस किया गया था, उनको वापस से आवाज़ उठाने का मौका मिला, ठीक है। और यहाँ पर बड़े लेवल पर डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो गए। किस चीज़ के लिए डिमांड शुरू हो गई? किस चीज़ के लिए? जो डेमोक्रेटिक चेंजेस थे उनके लिए। तो ये रेवोल्यूशन, अप्रैल रेवोल्यूशन जो कोरिया में शुरू हो रही, इस कोरिया की अप्रैल रेवोल्यूशन से जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं, उन डेमोक्रेटिक सेटअप्स को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए डिमांड शुरू हो जाएगी। क्लियर है? आगे की कहानी में आप देखोगे कि री का जो रेजिग्नेशन है, ठीक है, उससे क्या हुआ, प्रॉब्लम जो है इमीडिएट लेवल पर सॉल्व भी नहीं होगी, क्योंकि री का रेजिग्नेशन जो है उसके बाद कोई ऐसा पर्सन नहीं देख रहा था, मतलब री के रेजिग्नेशन के बाद कोई ऐसा पर्सन वहाँ पे पार्टी में नहीं दिख रहा था जिसको आगे उनके सक्सेसर के तौर पर एग्जैक्टली, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई सक्सेसर बन नहीं सकता था, लेकिन होता है ना कि अब एक व्यक्ति गया तो भाई बहुत सारे लोग अपनी पावर को असर्ट करना चाहेंगे, तो बहुत सारे लोग उस पद पे आना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपस में ही पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई। क्लियर है? सो यहाँ पर जो पार्टी री के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आई, री के रेजिग्नेशन के बाद आई, उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, कि उन्होंने अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो रिस्टोरेशन की प्रोसेस थी ना, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और रिफॉर्म करने की बजाय, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने आप को मर्ज करेंगे और यहाँ एक बार सिचुएशन वापस से क्या होगी, यहाँ पर मौका मिलेगा मिलिट्री अथॉरिटीज़ को मिलिट्री कूप करने का, यानी सैन्य तख्ता पलट करने का। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो आप देखोगे 1961 में
जो डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट है यहाँ पर, इसको ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, जो इन लोगों ने मिल के बनाई थी, ध्यान रखिएगा, इन मूवमेंट्स के दौरान। अब यहाँ पर बड़े लेवल पर इनस्टेबिलिटी क्रिएट है, पॉलिटिकल आपकी इनस्टेबिलिटी है, और बड़े लेवल पर बाहर प्रदर्शन की गतिविधियाँ चल रही हैं। तो ऐसे में जो मिलिट्री वहाँ पर रूलर्स थे, मिलिट्री जो आप कहें डेजिग्नेशन में लोग थे, नॉट रूलर्स, मिलिट्री डेजिग्नेशंस में जो लोग थे, इन्होंने मिलिट्री कूप किया। तो मई 1961 में, इन मई 1961 एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ, ठीक है। और जनरल पार्क चंग-ही ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वहाँ का। अब इसके ज़माने में अच्छा खासा चेंज, पॉजिटिव चेंज आप कह दें, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो होगा। सो जनरल पार्क चुन जो है वो चुन के आएंगे, चुन के क्या मतलब अपने आप को उन्होंने अथॉरिटी के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। सो जनरल पार्क चुन जो है, ही इज़ देयर। अब आप देखो, ये तो हो गया पोस्ट वॉर नेशन की बात। इसके बाद अब ये जनरल पार्क के नेतृत्व में किस तरीके से कोरिया में डेवलपमेंट होने वाले हैं, वो अगली कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब सारे वीडियोस जो हैं आपके मैग्नेट ब्रेन्स के प्रॉपरली अरेंज हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। आप बहुत ईजिली इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाएंगे, जब सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से पेज दिखेगा, जहाँ पर क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के सारे प्रॉपर वीडियोस जो हैं यहाँ पर अरेंज हैं। आप उसको बस क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सारे मतलब टैब जो अरेंज हैं, इन पर सारे सब्जेक्ट्स जो हैं प्रॉपर हैं। अब इस पर बस क्लिक करेंगे तो वो वीडियोज़ वाली लिंक जो है आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से। और यहाँ पर सारे वीडियोज़ आपके जो है प्रॉपरली अरेंज हैं टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज। बस जब जिस वीडियो को आपको क्लिक करना है, उसको जब आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो जो है इस तरीके से प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा प्रयास है कि आप घर बैठे सारे नॉलेज को एक्वायर कर सकें, आसानी से आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाए। बस आपको क्या करना है, वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना है, ताकि बाकी लोग आपकी तरह जो है वो बेनिफिटेड हों इससे, और साथ ही आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।